देखिए ये ना बहुत फिल्मी बात होती है कि जजेस को पहले से पता होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल्स केस। क्योंकि अगर मैं वुमेन हूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। या तो अगर आपके पास पैसा बहुत है या तो आपके पास सोशल स्टेटस सिंबल है आपके पास, तो ही आपको जस्टिस जल्दी मिलता है। इज इट ट्रू? इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन है। एक लॉयर और एक डॉक्टर से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। जो भी है इन फ्रंट जाके बोलो, क्योंकि वही आपके लाइफ सेवर होते हैं। अरेस्ट होने से पहले जो बेल मिलती है उसको एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। सो वेदांत भाई, जुडिशरी साइड में क्या करप्शन होती है? इंडिया गॉट लेटेंट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये आपका फंडामेंटल राइट तो है। अतुल सुभाष का रिसेंट हुआ था, फिर एक कोलकाता रेप केस हुआ था, लेकिन इनके ऊपर इतना एक्टिवली वर्क नहीं किया गया। पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज्यादा रहता है लोगों के ऊपर? उन्होंने मेरे से ये बोला कि वकील साहब मैंने यो बात बेरा है कि आपने इस केस के बारे में कुछ ना बेरा, लेकिन मनाना यो केस आप तय करवाना है। हाय व्हाट्स अप एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे गेस्ट हैं आज वेदांत भाई। सो वेदांत भाई, सबसे पहले वेलकम है हमारे स्टूडियो में थैंक यू। एंड हमारे पॉडकास्ट में। तो वेदांत भाई, जैसे आपने बताया कि दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। ओके, सो ऑडियंस के लिए आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंडियन जस्टिस सिस्टम के लिए भी, कोर्ट कचहरी के बारे में भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस आपके साथ कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अगेन काफी कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ की चीजों में, जो हमें स्क्रीन के बाहर भी दिखता है, बट हमारी दुनिया में वो चीजें डेली बेसिस पे होता नहीं है, बट वी आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट दैट। तो बिफोर स्टार्टिंग टू दैट, मैं चाहता हूँ वेदांत भाई आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द ऑडियंस साइड। मेरा नाम वेदांत है और मैं एक एक्स बॉडी बिल्डर हूँ। एक्स बॉडी बिल्डर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी वजह से इन्होंने मुझे अप्रोच किया है आज, क्योंकि मैं अब एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मेरा जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो अलग अलग लॉज में है, लेकिन क्रिमिनल लॉ मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो ही मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। और थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इनवाइट किया। जैसे आपने बताया कि एक्स बॉडी बिल्डर, तो बॉडी बिल्डिंग की जर्नी और ये लॉ प्रैक्टिसिंग की जर्नी कहाँ से रिलेटेड हुई? आपको कब सोचने मिला कि नहीं मुझे अब, मैंने देखा है यूजुअली ना जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। मैं भी कम देता था, कम देते थे पहले। हाँ। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई मेरे को जानना। कॉलेज टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था लॉ के को एज अ प्रोफेशन परस्यू करने के लिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ अलग आइडिया था। जैसे मैं एक स्टार्टअप रन करा मैंने कॉलेज के टाइम में और कॉलेज के कुछ टाइम के बाद तक भी। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था वो बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा उसको बताना, लेकिन मैं नहीं था पहले, इनिशियली नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ अपने अलग अलग तरीके के काम ट्राई करे। जैसे मैंने बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके से, मेरे को रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। तो ट्राई करने के बाद फिर मुझे फाइनली ये बात रियलाइज हुई कि जो मेरे लिए बेस्ट है दैट इज परसुइंग लॉ, मतलब एज अ प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल डिफेंस लॉयर और अदर लॉज। तो मैंने फिर इस फील्ड के अंदर मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचा और फिर उसके बाद अब मतलब कंटिन्यू हूँ इसी फील्ड में। ओके, ग्रेट टू सी कि आप इस पोजीशन पे, इस सिंबल पे हैं। हम सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वेदांत भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि एज अ लाइक ऑर्डिनरी पीपल, हम ना इंडियन जस्टिस सिस्टम को बहुत जल्दी क्विक जज कर लेते हैं, जो कि अनफेयर है। बट आप तो अभी सिस्टम के अंदर है, तो आपको ऐसे कौन से इश्यूज लगते हैं जो कि गलत भी हैं और आप उनको एड्रेस भी करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इतना डिले है कि जो सिटीजन्स हैं उनको उसके ऊपर ट्रस्ट हो ही नहीं पाता। ऐसा बहुत सी बार होता है कि कोई पार्टी कोर्ट में एंटर करती है, मान लीजिए 2025 में एंटर करती है और वो 2030 हो जाएगा तब भी उनको किसी तरीके का कोई भी रिलीफ कोर्ट में नहीं मिल पाता। ऐसा बहुत बार हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कोर्ट्स हमारे पास कम है। दूसरा, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्या है कि हम बहुत सारे केसेस के अंदर जो विटनेस साइट करती है, प्रोसिक्यूशन को विटनेस साइट करती है, उनकी समनिंग में इतना टाइम लग जाता है कि विटनेस ही नहीं आ पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस है जिसके अंदर कि राजस्थान से कुछ विटनेस को दिल्ली में समन करा हुआ है। वो पुलिस के फॉर्मल विटनेस है, तो उनको समन कर रखा है। तो वो पिछले 8 डेटों से अभी तक दिल्ली में नहीं आए हैं। तो हर एक डेट 3 महीने के बाद पड़ती है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका होगा उन विटनेसेस की समनिंग को लेते हुए, और वहां से कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें डिले होती जाती हैं और ये एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो डिले होती हैं। कई बार अननेसेसरी डेट्स ले ली जाती है। कई बार कोर्ट स्ट्राइक, मतलब लॉयर स्ट्राइक पे होते हैं। कई बार जो कंप्लेनेंट होता है वो नहीं आता, अगर उसकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है कोर्ट में उस टाइम पे तो वो नहीं आता। तो ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। अच्छा, और इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती है अगर हम आपको इस लेवल पे अप, लाइक जजमेंट अगर आपके हाथ में हुए, तो व्हाट यू कैन इम्प्रूव देयर?
इम्प्रूवमेंट तो बहुत सारी जगहों पे हो सकती है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता ही है। तो इम्प्रूवमेंट हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा क्या है कि विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए जो विटनेस कोर्ट में आकर डिपोज करते हैं। और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो प्रोसीजरल लॉ है जो कॉलोनियल टाइम से हमारे इंडिया में चलता आ रहा है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी ट्रायल बहुत ज़्यादा डिले होता है, और डिले होने की वजह से जो जस्टिस है वो लोगों को नहीं मिल पाता। अच्छा। और इसके पीछे एक और वजह है जो मुझे क्रिमिनल लॉ में जो मैंने ज़्यादातर देखी है, वो ये है कि एफएसएल रिपोर्ट्स का बहुत देर से आना। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स बहुत डिले होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता आने में, क्योंकि हमारे पास एफएसएल लेबोरेटरीज जो हैं इंडिया के अंदर वो बहुत ही कम है, और कम होने के बाद और केसेस जितने ज़्यादा पेंडिंग है, इस वजह से जो है हमारे कोर्ट के अंदर तक जो रिपोर्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा। तो अगर हम एफएसएल लेबोरेटरीज को, जो लेबोरेटरीज हैं उनको बढ़ाएं, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को फास्ट करें, और कोर्ट के प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए और कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करें, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मिथ है कि जस्टिस या तो अगर आपके पास पैसा बहुत है या तो आपके पास सोशल स्टेटस सिंबल है आपके पास, तो ही आपको जस्टिस जल्दी मिलता है। एक ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कॉमन इंसान है, उसको जस्टिस डिले में मिलता है। लाइक, इज इट ट्रू? ये थोड़ा सा ट्रू है, लेकिन पूरी तरह से ट्रू नहीं कह सकते हम इसको। ऐसा नहीं है कि हमारे कोर्ट के अंदर जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब इतना खराब है कि और लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास पैसा है, मसल पावर है, मनी पावर है, तो आप अच्छे लेवल के एडवोकेट्स को एंगेज कर सकते हैं अपने केस को डिफेंड करने के लिए। तो वही चीज़ जो एक पुअर लिटिगेंट है, जिसके पास कोई एक्यूज्ड है किसी केस में, जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता इस तरह से। लेकिन हाँ, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसिल जो है उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में डीएलएसए के थ्रू भी काउंसिल जो है उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि वो उनको ट्रायल में डिफेंड करने में हेल्प करते हैं। अच्छा। लेकिन अब दोबारा से इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एडवोकेट्स जैसे डीएलएसए के अंदर जो एडवोकेट्स को अपॉइंट किया जाता है, उसके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेके थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा उसके अंदर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब लोगों के साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट होता है कोर्ट्स के अंदर। कोर्ट्स मतलब स्टिल दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, बट काउंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, केसेस बहुत ज्यादा है। तो किस किस पे ध्यान दे एट वंस? सबसे पहले तो ध्यान इसी चीज पे देना पड़ेगा कि हमें कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने पड़ेंगे, जजेस को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी कोर्ट में जाएं, बहुत सारी ऐसी कोर्ट्स हैं, दिल्ली में तो नहीं है, दिल्ली के बाहर ऐसी बहुत सारी कोर्ट्स हैं। जैसे मैं ऑलमोस्ट 18 to 20 स्टेट्स के कोर्ट्स के ट्रायल कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में गया हूँ। तो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम जगहों पे सिचुएशन ऐसी है कि जजेस के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा उनको होना चाहिए था उनके लिए। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो वो एक उनके लिए एक जैसे कोई जज अगर बनना चाहता है, मान लीजिए कोई जज बनना चाहता है लोअर मतलब मैजिस्ट्रेट लेवल पे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेवल पे, तो उस लेवल पे किसी को बनने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन उसको कम से कम, ये तो कोई इंसान सोचेगा कि कम से कम जहाँ मैं बैठूं जाके उस जगह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जहाँ पे मेरे को मतलब कुछ बेसिक फैसिलिटीज जरूर मिले। तो वो एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए था। वेदांत भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो कि अनएथिकल लॉ प्रैक्टिसेस फॉलो भी करते हैं। आप तो बिल्कुल सही साइड पे जा रहे हैं, बट आप काफी चीजें नोटिस भी करते होंगे क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज है, आप डेली इन फील्ड में भी हैं। सो व्हाट इज द मेजर थिंग दैट हैव यू नोटिस्ड? मेजर चीज ये नोटिस करी है मैंने कि जैसे बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो मेरे को अब कुछ टाइम पहले ही पता चला कि इस तरीके की प्रैक्टिस में भी हैं, जो कि फॉल्स रेप के केसेस के अंदर इम्प्लीकेट कर रहे हैं लोगों को। इस तरीके की प्रैक्टिस भी हो रही है, जो कि मतलब मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से एकदम 100% सही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके ऊपर बार काउंसिल को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो भी लोग ऐसा करते हैं, जिससे कि प्रोफेशन की डिग्निटी बनी रहे। दूसरा,
बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि लॉयर्स कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं किसी के भी साथ। वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, अगर आपको उनसे काम कराना है तो आप उनसे करवाइए, अगर आपको नहीं कराना तो आप उनसे काम मत करवाइए। अच्छा, तो वो एक सिंपल फंडा है। इन आप कह रहे हैं कि आप इन एडवांस सबको, जो भी क्लाइंट्स होते हैं सबको इन एडवांस इन्फॉर्म होता है कि हाँ, दिस इज अवर फी चार्ज स्टेटस, आप प्लीज नाम खराब ना करिए किसी भी लॉयर का, किसी पर्टिकुलर पूरे स्टेट सिंबल का, कि हाँ दिस इज नॉट, हम अनएथिकली इसको प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, परफेक्ट। और कुछ आपने मेंशन लाइक नोटिस किया होगा, जैसे हम केसेस की बात करते हैं तो यूजुअली कितना चार्ज होता है किसी भी केस के ऊपर, जैसे कोई प्रॉपर्टी का केस हुआ, क्रिमिनल केस हुआ, तो एक मैं राउंड फिगर अगर पूछना चाहूँ। चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, चार्ज इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन है। अच्छा, चार्ज इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का स्टेक कितना है। चार्ज इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास उस काम को करने की कितनी जबरदस्त स्किल है कि आप अपने क्लाइंट को रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे चार्ज डिपेंड करता है। ऐसे कोई मतलब इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब कोई ऐसा थंब रूल नहीं है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि किससे कितना चार्ज करना और किस हिसाब से चार्ज होता है। इसका कोई ऐसे स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। तो चार्ज तो डिपेंड करता है सारा का सारा कि भाई आपके क्लाइंट का स्टेक क्या है और वो मतलब किस तरीके का इशू है वो। ओके, अकॉर्डिंग टू द इशू, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, आपको कितनी क्विक रिजल्ट भी चाहिए, उस पे काम कितनी जल्दी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, जब मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि वो लॉयर जो टालता रहता है डेट पे आउट पर, तो दैट इज नॉट ट्रू। मैंने एक मूवी देखी तो उसमें था ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं कि होता। लॉयर्स टालते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है नहीं कि होता। टालते रहते हैं, सब नहीं टालते। हाँ। ठीक है, कुछ टालते होंगे लेकिन किसी रीजन की वजह से शायद कोई वो टालते reason। हों। और क्लाइंट के पास पूरी उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने लॉयर को चेंज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसका लॉयर काम नहीं कर रहा तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने लॉयर को चेंज कर ले। अच्छा, अगर किसी क्लाइंट ने किसी लॉयर को हायर करा, कुछ चार्ज जो भी अमाउंट था वो पे करा, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, तो क्या उसको सू कर सकता है? नहीं 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 कर सकता। नहीं। आप लीगल प्रोफेशन में, ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट भी है। तो जो लॉयर्स जो हैं वो मतलब इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि आप उनको सू कर सकें। अच्छा, हाँ, तो आप उनको सू नहीं कर सकते। बेसिकली आप अगर उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको अपना डिससेटिस्फैक्शन मुंह से बता सकते हैं, मैक्सिमम एट द मोस्ट आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कोई केस वगैरह नहीं फाइल कर सकते। ठीक है। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि एक लॉयर और एक डॉक्टर से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, जो भी है इन फ्रंट जाके बोलो, क्योंकि वही आपके लाइफ सेवर होते हैं। सो वेदांत भाई, एक क्वेश्चन है मेरा कि रियलिटी ऑफ पुलिस इन इंडिया, व्हाट इज योर टेक ऑन टू दैट? क्योंकि ये ना बहुत बायस क्वेश्चन रहता है कि हम ट्रस्ट करें, ट्रस्ट ना करें, क्या हमारा वर्क जो भी है वो पुट ऑन करा जाएगा, हमें जस्टिस मिलेगा, आगे उतनी जल्दी उस पर काम होगा कि नहीं? आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज होगी क्योंकि आपका तो डेली का ही काम है, राइट? आप डेली उठते भी, कॉल भी आप वहीं से उठाते हो, रात दिन भी आपका वहीं खत्म होता है, तो आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, आपने कभी आर्मी ऑफिसर को देखा है? किसी आर्मी ऑफिसर को जी, या किसी भी आर्मी पर्सन को आपने देखा? उसको देख के ना आपको ट्रस्ट फील होता है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस को देख के, पुलिस की यूनिफॉर्म देख के आपको ट्रस्ट नहीं फील होता, आपको थ्रेट फील होता है। घबरा जाते हैं। आपको थ्रेट फील होता है। लेकिन पुलिस है किस लिए? पुलिस सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिस वजह से सिटीजन्स का उनके ऊपर उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता। और दूसरा, इसमें सिटीजन्स की खुद की भी गलती है कि वो खुद भी करप्शन को प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ से सारे काम होते हैं, दूसरी तरफ से भी काम होते हैं। हाँ, ये है कि आप पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सब पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लगा सेक्सुअल असॉल्ट का। हुआ क्या कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको फोन करके पैसे की डिमांड करी, ब्राइब की डिमांड करी, ओपनली उसको ब्राइब की डिमांड करी। बोला इतने पैसे लेके आ जा, नहीं तो अरेस्ट कर लूंगी, या कुछ मतलब तेरे पे एक्स्ट्रा मतलब सेक्शन ऐड कर दूंगी, कुछ ऐसे ऐसे कर दूंगी। तो क्या हुआ कि मैंने उस चीज़ के लिए जो है उसकी कंप्लेंट एक एसएचओ साहब को दे दी और जो डीसीपी थे उनको भी एक कंप्लेंट उनको फॉरवर्ड कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या करा, जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट का रिप्लाई वगैरह दिया कि मेरी कोई ऐसे ऐसे गलती नहीं है, ऐसे ऐसे करके। अब वो उस डिपार्टमेंट के इंसान लोग हैं तो वो इतनी जल्दी उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या, हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करी। जब मैजिस्ट्रेट ने जो रिकॉर्ड को कॉल करा डीसीपी के थ्रू, तब उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया और उसके बाद हमारे कुछ एविडेंस थे जिसके बेसिस पे उनको रिकॉर्ड पे लिया गया। अच्छा। हाँ, ये था कि हम मतलब इस तरीके की एक्टिविटी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कंसर्न एरिया का मैजिस्ट्रेट है ना, जिसके भी पास जहां आपकी एफआईआर हुई है, जहां पे आपका केस चलेगा, मतलब जिसके पास आपका चार्जशीट अगर फाइल होगी या फिर जहां आपका केस चलेगा, तो उस मैजिस्ट्रेट के पास जाके आप उस कोर्ट में जाके एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है।
और अगर उसमें सुनवाई नहीं होती, ऐसा वैसे नहीं होता कि सुनवाई ना हो, मोस्ट लाइकली सुनवाई होती है, तो आप उसको आगे ऊपर की जो कोर्ट है उससे, सेशंस कोर्ट है, वहां पे भी उसको ले जा सकते हैं कि आप इस चीज से सेटिस्फाई नहीं, जो मैजिस्ट्रेट ने फाइंडिंग दी है आपके पर्टिकुलर केस के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। ओके, तो ऐसे इंसिडेंट्स आपको बहुत देखने को मिलते होंगे बैक टू ऐसे बैक। इंसिडेंट्स तो रोज देखने को मिलते हैं और बहुत नॉर्मल इंसिडेंट, बहुत नॉर्मल होता है ये। अच्छा, बहुत ही नॉर्मल होता है ये सब होना, कि हमें पता है कि ये क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अच्छा। सबको सब कुछ पता होता है। अच्छा, हाँ। सो गाइस बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं मिलवाना चाहता हूँ अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन। अगर इस ब्रांड के यूएसपी के बारे में बात करूँ तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, एंड दिस इज रियली गुड इन टेस्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। प्लस इसका ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेट भी है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। तो चाहे आपका गोल है वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, मल्टीविटामिन या फिर प्री वर्कआउट, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि जजेस को बिफोर स्टार्टिंग टू द कोई भी रिजल्ट देने से पहले उनको पहले ही पता होता है, उन्होंने कमेंट जो भी उनको देना है या जिसके फेवर में भी देना उनको पहले ही पता होता है, तो किस बेसिस पे कमेंट करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ओनली, कि कोई भी खड़ा नहीं हो पाया या फिर उसने गलत प्रूफ कर दिया अपने पॉइंट को, या फिर एक्चुअल में डिसीजन क्या है कि हु शुड बी द राइट पर्सन टू गिव द रिजल्ट इन हिज और हर फेवर? ये ना एक बहुत ही ज्यादा फिल्मी बात है कि मिसकंसेप्शन है कि जजेस को पहले से पता होता है कि किसने क्राइम करा है, किसने क्राइम नहीं करा। ये एक पूरे तरीके, ये एक सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस जो है, जो सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हर एक पार्ट का अलग अलग रोल है और हर एक पार्ट अपने अपने रोल को कोर्ट में जाके निभाता है। और निभाने के बाद जो भी कोर्ट के आके एविडेंस आते हैं, एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट जब उन एविडेंस को अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट करने के बाद अपने फैसले पर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जजेस को पहले से पता होता है कि इसने किया, उसने किया, इसको पहले से पता होता है। ये कुछ किसी को कुछ नहीं पता होता। सब एविडेंस के बेसिस पे जो होता है कोर्ट के अंदर, वो उसी बेसिस पे होता है। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करी है, नहीं करी, जो विटनेसेस है जिन्होंने डिपोज कोर्ट में आके कराया, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके की बातें निकल के आई हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ना कि ये बात मैटर करती है कि जजेस को पहले से पता होता है कि नहीं पता होता है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये सिस्टम को गलत पोर्ट्रे कर रही है, मैं ये बोल सकता हूँ। हाँ, आप कह सकते है ना, वो बिल्कुल गलत पोर्ट्रे कर रही है वो। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, बट इतना अच्छा जब सिस्टम बना हुआ है, आपको आपके सामने कोर्ट है, लॉयर है, पुलिस स्टेशन है, सब कुछ है, स्टिल यू आर बिलीविंग ऑन द पोर्ट्रे साइड ऑफ व्हाट बॉलीवुड इज ट्राइंग टू कन्वे टू द पीपल। क्योंकि लोग तो 200-300 रुपए की टिकट देके सोचते हैं कि जो उनके सामने दिख रहा है वही ट्रू है, बट नो, दिस इज नॉट रियली ट्रू। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि आप मतलब ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हम कि और जितने भी जो बॉडीज हैं वो अपने अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रही। प्रॉब्लम्स तो जरूर हैं, प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है या फिर जुडिशरी काम कर रही है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। वो काम इतनी फास्ट नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग इशू है, वो बहुत अलग इशू है। देखिए, जैसे पहले दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आज दिल्ली के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, 7 ट्रायल कोर्ट्स हैं, जिसके अंदर मतलब एक राउज एवेन्यू मिला के मतलब जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जहाँ पे, और मतलब अब वहाँ पे और दूसरे केसेस भी आने लग गए हैं, 138 वगैरह, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के। तो अब हमारे पास जो कोर्ट्स की संख्या है वो बढ़ी है, ठीक है, तो जजेस की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है। अभी गाजियाबाद में मैं कुछ टाइम पहले कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आया, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, सेंट्रलाइज्ड सारा सिस्टम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है। और हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्डन है ऑलरेडी केसेस से, और वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पोर्ट्रे उस तरीके से किया जाता है इन अ डिफरेंट वे कि काम हो ही नहीं हो रहा है, बट दे आर प्रोग्रेस स्टेप्स हैं। हर सीढ़ी चढ़ने के वो स्टेप्स हैं, वो मे बी स्लो हो सकता है, बट दे आर ऑन द प्रोग्रेसिव वे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा था जो कि मैंने नोटिस करा था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या डायरेक्ट डील कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट ऑफिसर के साथ? देखिए, ऐसा होता है कि जब कहीं पे क्राइम होता है, जो क्राइम करता है वो उस जगह पे पुलिस के आने का वेट नहीं करता है, वो वहां से चला जाता है। पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को जो एविडेंस मिलते हैं उस बेसिस पे वो अरेस्ट करना शुरू करती है। फिर उसकी बेल अप्लाई करनी पड़ती है। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसके अंदर बेल उसको एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है, जैसे कि बेलेबल ऑफेंस अगर कोई है तो उसको बेल उसको मैटर ऑफ राइट है, तो उस केस में पुलिस उसको बेल दे देती है। नॉन बेलेबल अगर ऑफेंस है तो उसके अंदर उसको मैटर ऑफ राइट बेल नहीं है, उसको बेल डिनाई हो सकती है और वो भी मतलब मिल भी सकती है। तो वेदांत भाई, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फॉल्स केस, मैंने कोई भी फॉल्स केस कर दिया, किसी ऊपर भी कर दिया, जो कि होते भी आपको भी पता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं?
देखिए इंडिया में ना बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होते फॉल्स केसेस के, अच्छा। तो इसलिए बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं इंडिया में। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि आप कंपनसेशन का सूट कहीं फाइल कर सकते हैं, किसी किसी जगह पे, वो भी हर जगह आप कंपनसेशन सूट नहीं फाइल कर सकते। तो हमारे यहाँ पे ये वाला जो लॉ है वो अभी इसको पार्लियामेंट को इसको कंसीडर करना चाहिए, हाँ जिससे कि बहुत सारे हम फॉल्स जो केसेस हैं उनसे बचा सकें जी, लोगों को, जी और लोगों के अंदर एक डर रहे कि आप किसी के ऊपर फॉल्स केस करते हो तो आपके साथ भी कुछ गलत कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। एक रीसेंट केस हुआ था, शायद आपको याद हो, एक लड़के को बोला जाता है दिल्ली का दरिंदा। उसको एक लड़की ने रेड लाइट पे खड़ी थी, उसने फोटो क्लिक करके डाल दी कि मुझे परेशान कर था, ट्विटर पे कर दिया, उस लड़की को रिवॉर्ड करा गया, और उस लड़का वो सरदार था, आई गेस तिलक नगर की वो बाइक पे खड़ा था, आई एम श्योर आपको पता होगा। और फिर उस लड़के की जिंदगी खराब हो गई, बाद में पता चला उसने फॉल्स केस लगाया था उसके ऊपर, बस उस लड़के की तो जिंदगी खराब है, तो उस लड़की के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये मतलब हमारे सिस्टम का लूप होल है ना, सिस्टम का लूप होल है, सिस्टम का लूप होल That's है, one इस of वजह से कोई एक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए जो लोग गलत केसेस लगाते Trust, हैं हाँ। उनके अंदर जो है उसकी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब लगाने के बाद, कि हम और मतलब और भी गलत केस लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज उन लोगों को और प्रमोट करती है कि वो गलत केस फाइल कर सके। ओके तो वेदांत भाई, एक वुमेन प्रोटेक्शन लॉ बना हुआ है, लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। मुझे पता है कि बहुत अच्छी चीज है फीमेल साइड पे कि उनको प्रोटेक्शन रहे, कोई भी उनके साथ गलत काम ना करे, कुछ भी होए, हमारे घर की बहन बेटियां भी है, लेकिन उसका यार गलत चीज भी बहुत फायदा उठाया जा रहा है, किसी के ऊपर भाई फॉल्स एलिगेशन लगा दिया। वुमेन प्रोटेक्शन लॉ बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिव टू मेन, तो व्हाट्स योर टेक ऑन टू दैट? पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं उसके अंदर कन्विक्शन रेट अब बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। उसमें लगभग अब मुझे लगता है कुछ टाइम बाद शायद ना के बराबर ही हो जाए कन्विक्शन रेट, जैसा पहले हुआ करता था। पहले इसमें कन्विक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा होता था, कन्विक्शन मतलब सज़ा का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता था। अब वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, दे आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स, और उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लॉयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। आप कभी भी कोई भी पार्टी आपके पास आती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो आप उन्हें कभी भी इस बात के लिए इंस्टिगेट ना करें कि आप ये केस अपने हस्बैंड पे फाइल कर सकते हो। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैं हर केस में सिमिलर ही देखता हूं। लाइकवाइज जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक कंप्लेंट आ गई। कंप्लेंट आने के बाद उस कंप्लेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरी सास मुझे ऐसे ऐसे मारती थी, एक दिन मैं किचन में गई और गैस का पाइप खींच दिया गया, और ये गैस का पाइप जानबूझ के खींचा गया था क्योंकि मैं वहाँ खाना बनाने जा रही थी। और ये लाइन जो है हर जगह कम से कम 5-6 केसों के अंदर कॉपी पेस्ट लाइन आई है। ठीक है, तो ऐसा है कि वो जो वाइफ जो है आपके पास अगर आई है आपसे एडवाइस लेने के लिए, तो आप अगर उसको ऐसा बोलते हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, एज अ लॉयर अगर आप उसको ऐसा एडवाइस करेंगे हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और आपको ये बात पता है कि कुछ होना है नहीं, ठीक है, वो क्या है कि आप ऐसे केसेस में ना क्लाइंट के ईगो को सेटिस्फाई करते हो, बाकी कुछ नहीं करते। इन केसों के अंदर जनरली अगर सही में कुछ ऐसा है कि भाई सही में कुछ ऐसी हैरेसमेंट है या फिर असॉल्ट है, कुछ सीरियस असॉल्ट है, तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर नहीं है तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना एडवाइस करना चाहिए कभी भी किसी क्लाइंट को कि वो इस तरीके का काम करे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको मतलब एज अ लॉयर हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लाइंट को जो पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप अगर कोई ऐसी एलिगेशंस नहीं है ना जो बिल्कुल मतलब हो ही मतलब ऑलमोस्ट मतलब अगर फॉल्स एलिगेशंस हैं सारी, जो कि आपको पता है एज अ लॉयर, आपको पता है और क्लाइंट को भी पता है, और इवन क्लाइंट आपको इंसिस्ट भी नहीं कर रहा कि फॉल्स एलिगेशन मत लगाना, लेकिन अगर आप उसको एज अ लॉयर ये बात बोल रहे हो कि लगानी पड़ेगी तो ही हमारा केस स्ट्रांग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जब एविडेंस की स्टेज पे केस आता है तो उस टाइम पे जब बयान होते हैं तो उन बयानों को बहुत ईजिली तरीके से उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन लाई जा सकती है। तो वो केस वैसे भी प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर आप एक वाइफ हैं या फिर आप एक हस्बैंड है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ ने ऐसे केस फाइल कर दिया तो आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, तो ऐसा भी नहीं सोच सकते आप कि बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इन केसों के अंदर जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटलमेंट ही होता है। आप अगर आज 2025 में सेटल करना चाहते हो तो आज कर लो, और 2032 में भी वो सेटल ही होगा। तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा उसके अंदर। ये है कि भाई अगर आपको अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन करनी है कि भाई कोर्ट में जाना है, केस फाइल करना है, लड़ना है केस, हर 3 महीने में केस डेटों में आना है, 4 केस हो गए तो 4 डेटों में अलग अलग जगहों पे कोर्टों के धक्के खाने, तो आप उसमें केस फाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़ ये है, मेरे को जो पर्सनली लगता है, पहली चीज़ ये है कि किसी लॉयर को अप्रोच करने से पहले पार्टीज को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आप लोग बैठ के बात करने के फेवर में नहीं है तो आप मीडिएशन को भी मतलब रेफर करवा सकते हैं अपने केस को पुलिस में, मतलब CW सेल में आप जाके
मीडिएशन में उस मैटर को रेफर करा सकते हैं। तो मीडिएशन में मीडिएटर बैठ के दोनों पार्टीज को सुन के एक फैसले को बात कर लेगा और फिर उसके बाद आप एक म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स पिटीशन फाइल करके केस को खत्म करिए और दोनों पार्टी अपने अपने रास्ते में अपने अपनी लाइफ को आगे जाके उसको मतलब आगे अपनी लाइफ को देखें। जनरली ऐसा नहीं होता। अभी क्या है कि इतनी ज्यादा मैट्रिमोनियल केसेस इंडिया के अंदर बढ़ गए हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अंदर ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इसमें कोई लड़कियों की गलती होती है और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि लड़कों की गलती होती है, क्योंकि ऐसा है कि दो लोग जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक साथ भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है ना, आप एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो एज ए इंडिविजुअल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों साथ में उनकी कंपैटिबिलिटी इस लेवल की हो कि वो सारे लोग मतलब दोनों साथ में अच्छे तरह से रह सके। तो ये एक तरह से एक इमोशनल काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हो इसको, या फिर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। तो आप उस चीज को अगर सेटल करके खत्म करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। और इतनी जल्दी खत्म करने की ना सोचें कि अब लॉ है मैं तो ये कर सकता हूं या मैं वो कर सकती हूँ। मिसयूज ना करें, मिसयूज भी कह सकते हो आप, पर हाँ मतलब आप ऐसा ना सोचें कि भाई मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वुमेन हूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या फिर मैं आदमी हूं तो मैं घर में कुछ भी कर सकता हूँ। तो केस को सेटल करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहता है। और मेरी और अपने जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको भी ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी उनके पास कोई फीमेल आती है या फिर कोई भी आता है तो उनको यही पहली एडवाइस करें कि केस को सेटल करें। सेटल करने के बाद जो भी आपका डिसाइड होता है, एलिमनी डिसाइड होता है, अगर कोई वुमेन वर्किंग नहीं है तो उसको मेंटेनेंस जो भी मिलता है उसको उतना अमाउंट दें जब तक आपके बीच में सारी चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती, और फिर आगे अपनी लाइफ को देखें। ठीक है, मेरे क्वेश्चन था एलिमनी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, एलिमनी, डाइवोर्स एंड एलिमनी, तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिसाइड करता है कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, कितने लोग डिपेंडेंट है, कितनी अभी आपकी लाइफ बची हुई है, आपकी कितनी लायबिलिटीज हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जिसमें मेजर फैक्टर जो होता है वो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हस्बैंड की इनकम कितनी है। अच्छा। तो उसके बेसिस पे कुछ रेशियो निकलता है फिर उसका, तो डिसाइड होती है। तो इसमें मतलब मेरा पर्सनली, मैं आपको अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है, मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं आपको एक्स क्लाइंट है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक एक्स क्लाइंट है। उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने 2016 में एक डिवोर्स केस फाइल किया था। डिवोर्स केस नहीं फाइल किया उन्होंने डिवोर्स केस के अलावा सारे केसेस फाइल करे। उन्होंने नहीं करा, एक्चुअली उनके एडवोकेट ने उनको कंसल्ट करा तो उन्होंने फाइल कर दिए सारे। अब वो तो लेमैन है, उनको इतना नहीं पता, ठीक है। अब जब पार्टी इनिशियली कोर्ट में एंटर करती है तो वो बहुत एग्रेशन में एंटर करती है कि ये भी केस फाइल कर दो, वो भी केस फाइल कर दो, इसको ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है। लेकिन धीरे धीरे करके साल दर साल टाइम होता रहता है तो फिर पार्टी का गुस्सा शांत होता चला जाता है। तो वो 2016 से एक लिटिगेशन चल रही है, उनकी पेंडिंग है 3 केसेस में। और आज कौन सा ईयर है? 2025। ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं। आज भी वो उसी पोजीशन पे खड़ी है जिस पोजीशन पे वो 2016 में खड़ी थी। उन्होंने मुझे एंगेज जो करा था इस केस के अंदर वो 2022 में शायद किया था, या 23 में एंगेज किया था। तो अभी उस टाइम से मैंने उनको यही बात हमेशा बोली कि आप केस को सेटल करो, आप केस को सेटल करो। और वो मान भी गए कि हमें इस केस को सेटल करना था। हमें एडवाइस ठीक तरीके से नहीं मिली, हमें बोला कि ये वाला मेंटेनेंस का केस भी डाल दो, वो वाला मेंटेनेंस का केस भी डाल दो, और इससे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ले सकते हैं। अब अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करोगे और अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे जब आप कोर्ट में आते हो, तो आपको वो भी तो आपका जो है खर्चा हो रहा है ना, जब आप आ रहे हो तो टाइम का खर्चा भी हो रहा है। तो उससे मैंने पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए, उस लेडी से मैंने पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए। उसने बोला सर मुझे मान लो एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए, ठीक है। तो मैंने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है? उसने कहा सर मेरी इतनी सैलरी है। मैंने कहा अगर आप अपने काम में पूरे तरीके से मतलब अपनी जो काम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तो क्या ये अमाउंट आप एक साल में इकट्ठा नहीं कर लोगे? तो कह रही हाँ सर कर सकती हूँ मैं। मैंने कहा तो आपको इस कोर्ट के अंदर 9 साल से आने की जरूरत क्या थी? उसने कहा सर मुझे एडवाइस गलत दे दी थी। तो उनके पास एक गलत एडवाइस थी जिस वजह से वो कोर्ट के अंदर आई। कोर्ट में आने के बाद उन्होंने धक्के खाए, धक्के खाने के बाद टाइम वेस्ट हुआ, दोनों पार्टीज, दोनों फैमिलीज आपस में लड़ना झगड़ना, मतलब छोटी छोटी जो इश्यूज को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। कोर्ट में कई बार ऐसा होता है, फीमेल्स की साइड से ज्यादातर होता है क्योंकि उनको एडवाइस गलत मिलती है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज अ राइट एडवोकेट या हाउ टू चूज अ राइट लॉयर फॉर योर केस। देखिए इसका तो ऐसे कोई आपको स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं बता सकता, क्योंकि आप मतलब कैसे चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी एडवोकेट का कोई काम कर रहे हैं तो आप उनसे एक मतलब रेफरेंस वो आपको रेफर कर सकते हैं कि आप इनके पास काम करा लीजिए या ये अच्छे एडवोकेट हैं, तो आप उसके थ्रू चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी एडवोकेट बेकार होता है। पहली बात नहीं, वी आर नॉट कमिंग टू दैट। आपको कौन सा एडवोकेट सूट करता है वो मैटर करता है।
जैसे डॉक्टर होता है ना, जी, किसी डॉक्टर के पास कोई कहता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, राइट, उसी के लिए दूसरे आदमी के लिए वो डॉक्टर बहुत बेकार होता है। Right. तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, पहली बात। दूसरा कि हाँ, कोशिश आप ये कर सकते हैं कि जिसका कोई पहले से केस चल रहा हो, जिसके पास कोई एडवोकेट हो, आप उनसे अगर रेफर करा लें कि भाई मेरे को उनसे कि उन्होंने काम कैसा किया था, अगर ठीक किया था तो आप रेफर करा सकते हैं। अच्छा, लुकिंग एट प्रायर रिजल्ट्स कि उसके प्रायर रिजल्ट्स भी और इंटीग्रिटी भी, ऑनेस्टी भी किसी आदमी की बहुत मैटर करती है, किसी भी प्रोफेशन में बहुत मैटर करती है। तो वो चीज आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, ये इंस्टा हैंडल है वेदांत भाई का, वो बहुत एडवाइजरी चीजें भी डालते हैं, अभी आप रील्स भी डाल रहे हैं, जिससे एक जनरल ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज भी मिले, उनको कुछ अवेयरनेस हो बेसिकली। तो आप उनको जरूर जाके फॉलो करिएगा। ठीक है, सो दिस आर वन ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जिसको देखकर आप थोड़े से शॉक्ड हो गए हो कि यार ये केस ने तो मेरे को शॉक्ड कर दिया, मतलब आई वाज नॉट लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन, ऐसा कुछ कोई केस आया हो आपके पास? जैसे मेरे पास एक केस आया था जी, उस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी था, ही वॉज द इन्फॉर्मर ऑफ द पुलिस। उसने क्या किया कि कुछ लोगों को उसने पकड़वाया पुलिस के थ्रू, पुलिस को मतलब उन कुछ लोगों को पकड़वाया। ऐसा उसने 3-4 बार किया था। हुआ क्या कि पुलिस ने एक दिन क्या करा, उसके ऊपर ही कि पुलिस किसी को पकड़ने गई, वो बंदा उनको नहीं मिला, तो वो जिसको पकड़ने गई थी वो नहीं मिला, तो उस बंदे के ऊपर ही मुकदमा बना दिया जो पुलिस का इन्फॉर्मर था। अच्छा, हाँ, वो पुलिस का इन्फॉर्मर बन के काम कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर ही पुलिस ने मुकदमा बना दिया उल्टा। उससे मैंने पूछा एक दिन कि भाई क्या हुआ था तेरे साथ? बोले सर मैं तो पुलिस का इन्फॉर्मर था, और मैं तो पुलिस को मतलब हेल्प करता था चीज़ों में, मतलब कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए, इन्होंने मेरे ऊपर ही मुकदमा बना दिया। इनको रिजल्ट चाहिए था इसलिए। हाँ, रिजल्ट चाहिए था, ऊपर बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको बना दिया। अच्छा, फिर एक इन्फॉर्मर और था, उसको कैसे पुलिस ने, उसका जो कहना था मैं आपको बता रहा हूँ, उसका क्या कहना था, उसको पुलिस ने क्या करा कि एक 376D का केस था, गैंग रेप बोलते हैं उसको। अच्छा, तो गैंग रेप का मुकदमा था, और मुकदमा वो झूठा था। अच्छा, ठीक है, वो मुझे सबको पता था कि वो मुकदमा झूठा है, और उस केस में एंटीसिपेटरी बेल सबको मिल गई। उसमें मैंने भी 2 एंटीसिपेटरी बेल, मेरे दो लोग थे, उनको भी मिली। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? मैं मतलब अरेस्ट होने से पहले जो बेल मिलती है उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। हाँ, तो एंटीसिपेटरी बेल उसके अंदर 2 लोगों को मिल गई, जो मेरे क्लाइंट थे, जिनमें 2 को मिल गई। लेकिन उसमें क्या था कि एक बंदा ऐसा था जिसको पुलिस ने फंसाने के लिए, वो भी पुलिस का इन्फॉर्मर था, पुलिस ने फंसाने के लिए उसका नाम ले दिया, क्योंकि उन्होंने एक बंदा जो था उसको आउट करना था उस केस से। तो उसने पहले जो नाम बोले थे ना, उस जितने लोगों का नाम दिया था कि भाई इतने लोग थे, तो पहले उन्होंने क्या करा कि भाई इतने लोगों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो भी उनसे बात जो लाइजनिंग वाइजनिंग हुई होगी, मुझे नहीं पता कि क्या लाइजनिंग हुई, फिर उसके बाद क्या करा कि उसको हटा के वो जो इन्फॉर्मर था उसी को फंसा दिया उस केस के अंदर फिर दोबारा से। तो ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं कि किसी को बेनिफिट देना है तो उसको निकाल दिया, ठीक है, उसकी जगह किसी और को फंसा दिया, इस तरीके की चीजें बहुत होती हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जी, जैसे कोई भी आदमी जेल में जाता है ना, तो कोई अगर जेल में जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी, हर आदमी जेल में जो जाता है उस आदमी ने क्राइम किया होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी एट लार्ज जो हम देखते हैं ना कि वो जेल से बाहर आया, तो हम ऐसा सोचते हैं उसने क्राइम किया होगा। ऐसा बहुत सी बार होता है कि बहुत सारे केसेस में पुलिस बहुत सारे लोगों को फॉल्सली प्लांट कर देती है। ठीक है, तो प्लांट कर देती है, अब वो बेचारा, उसको कुछ लेना ना देना। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मर वाले की कहानी बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले की, तो सेकंड वाले पे मैं थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे को नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले की जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर प्लांट करा, तो उसने, अब उसका क्या लेना देना था, उसने तो पुलिस को बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करी थी, ठीक है, और उसी के ऊपर केस लगा दिया, क्योंकि उसको अब क्या रिजल्ट देना था, क्या देना था, मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर लगा दिया। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज हैं, हर एक जगह पे अलग अलग स्टोरीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी अगर जेल में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्रिमिनल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सही लोग होते हैं, जो जेल में चले जाते हैं, कुछ उनकी किस्मत की वजह से कह सकते हो कि उनकी तकदीर खराब हो तो इस वजह से वो चले जाते हैं। लेकिन ये है कि जो जेल में जाता भी है और जेल से रिफॉर्म होने के बाद जब जेल से बाहर आता है, तो उसको भी सोसाइटी बहुत बुरी तरह से जो है धकेल देती है, मतलब उसको अपने पास नहीं आने देते, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सही बात बोली आपने। मैं आपको एक अपना पर्सनल किस्सा बताता हूँ। बिल्कुल। मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था। हाँ। मेरा स्कूल का बहुत अच्छा फ्रेंड था वो। तो उसके हिज फादर वाज अल्कोहलिक। अच्छा। बहुत सीरियस अल्कोहलिज्म था उनके फादर को। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तो फादर के साथ नहीं बनती थी, उसके फादर मदर को मारते थे ड्रिंक करने के बाद, काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी उसके घर पे। तो क्या हुआ कि वो थोड़ा सा मतलब शैतान किस्म का भी था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसने कुछ लोगों के साथ जैसे बुली करना शुरू करा एक दूसरे को। क्राइम मतलब क्रिमिनल कैसे बनता है, मैं आपको जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ।
मैंने बुक्स का मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल आपको नॉलेज प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैंने क्या देखा है कि क्रिमिनल कैसे बनता है कोई आदमी। जैसे शराब पीने से पहले आदमी बियर पीता है ना, जी। और कहता है कि मैं भी बियर पी रहा हूँ, और फिर वो एक दिन शराबी बन जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता। हाँ। तो इसी तरह से जैसे क्रिमिनल कोई आदमी होता है, वो क्या करते हैं, वो होता क्या, वो स्टार्टिंग में पहले बुली से शुरुआत होती है, किसी स्कूल में बच्चों को बुली करना, किसी को मार देना, छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव हो जाना, ऐसे धीरे धीरे करके। तो उसके साथ भी ऐसी शुरुआत हुई जो मैं आपको अपने कलीग के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 वो इस फील्ड में बहुत आगे चला गया, बहुत आगे, मतलब बहुत ही आगे चला गया, मतलब वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। मैं नाम नहीं लूंगा उस गैंग का, कोई बात नहीं। वो गैंग दिल्ली में और दिल्ली के आउट स्टेट्स के अंदर मतलब ऑपरेट करती थी। वो गैंग पूरी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ केसेस में अरेस्ट हुआ, जेल में गया, जेल में जाने के बाद काफ़ी टाइम उसने जेल में बिताया भी। यहाँ से बेल मिलती तो पुलिस दूसरे केस में अरेस्ट कर लेती, वहाँ से बेल मिलती तो पुलिस तीसरे केस में अरेस्ट कर लेती। फिर हुआ क्या कि एक बार वो इनिशियली बेल पे बाहर आया था। बेल पे बाहर आने के बाद क्या हुआ कि दिल्ली की एक जगह पे एक मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद उसको पुलिस ने घर से उठा लिया। अच्छा। अब उसने मर्डर नहीं किया था, लेकिन पुलिस ने उसको घर से उठा लिया। हाँ। मुझे डीसीपी का नाम पता है कि पुलिस ऐसे उठा सकती है किसी पुलिस को? उठा लेती है। अच्छा। अगर उसको लगता है कि भाई मतलब रीजन टू On बिलीव the है, basis of doubt, सिर्फ डाउट। रीजन टू बिलीव वो इंटरोगेट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है पुलिस। अच्छा। हाँ, मतलब मिसयूज कर होता है, वैसे वो पावर का मिसयूज होता है। तो उस टाइम थे, हाँ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो थे, तो उनकी कोई टीम के लोग थे जिन्होंने उसको उठाया। उठाने के बाद इंटरोगेट किया, इंटरोगेट करने के बाद उसको इलीगल डिटेन रखा, मतलब वो इलीगल डिटेंशन में रहा वो। उस टाइम मेरी उससे मतलब बात कम्युनिकेशन कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, तो मुझे पता भी नहीं था। तो ने उसको ये बोला कि घर पे तू ये बोल कि तू वैष्णो देवी गया हुआ है अच्छा। घूमने के लिए, और उसको इलीगल कस्टडी में रखा उन्होंने 48 आवर्स के लिए। ठीक है, और मारा पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा। जब उन्हें पता चला कि इन्होंने नहीं किया तो उनको खाना वाना खिलाया, बोला किसी को बताना मत, नहीं तो फिर और कूटेंगे, फिर उठा लेंगे। ओह भाई। और फिर उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ दिया, चलो अब वो डरे हुए थे, वो नहीं बताते। उनके ऊपर पहले से केस चल रहे थे, पता था दोबारा उठा लेंगे कुछ और किया तो। राइट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो दोबारा से जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद वो मतलब लगभग जेल में काफ़ी लंबा उसने टाइम पीरियड बिताया, और मुझे ऐसा लगता है जितना उसने टाइम पीरियड जेल में बिताया, वो टाइम पीरियड उसको इम्प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है। सबको अलग अलग लगता है, किसी को लगता है कि भाई आंख के बदले आंख निकाल दो, कान के बदले कान निकाल दो। मेरा ऐसा नहीं मानना है। तो रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी है पनिशमेंट की, उसके अकॉर्डिंग वो रिफॉर्म हो चुका है, जैसा अब मुझे लगता है। अच्छा। तो वो जेल से बाहर आया, तो बाहर आने के बाद अगर हाँ मैं एडवोकेट नहीं होता तो मेरे को भी एक बार को ऐसा लगता है कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज टू हो गया बात करते करते। जो एक्यूज होते हैं उनसे यूज टू हो जाते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो वो मेरे पास आया, तो मेरे को एक बार को ऐसा लगा कि मुझे उसको बाहर भेज देना चाहिए, कि मैं तेरे से बात नहीं कर पाऊंगा अब, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, क्योंकि मैं रोज़ अखबारों में खबरें पढ़ता ही रहता था। तो फिर मैंने फिर भी एक बार सोचा कि नहीं, मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए, शायद हो सकता है कि इस बार वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हो। और तो फिर मैंने उसको अपने घर पे बुलाया, हमने बात करी। उसने बताया कि मेरे ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं और मेरे को एडवोकेट की भी ज़रूरत है, और आप मेरे केस अगर हैंडल कर सकते हो तो वो मैं करवाना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे को कुछ काम वाम करना चाहता हूँ मैं, मतलब मैं गलत रास्ते में नहीं जाना चाहता दोबारा। तो मुझे लगा कि ये मतलब एक अच्छा काम, अगर मतलब अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहता है तो आई मस्ट सपोर्ट हिम। तो फिर मैंने उसको बोला कि उसने क्या करा था कि स्कूल में जो पढ़ाई थी बहुत जल्दी छोड़ दी थी, तो मतलब जल्दी मतलब 10th पास करने का छोड़ दी थी उसने। तो फिर उसके बाद मैंने उसको एडवाइस करा कि आप 12th आपको करनी चाहिए, मतलब उसने ओपन से 12th करी। अच्छा, उसने ओपन से 12th करी कि आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो, कोई आदमी इतने साल जेल में काटने के बाद वो 70% तक मार्क्स उसने स्कोर करे 12th में, बिना किसी चीटिंग वगैरह के, बिना किसी चीज़ के। तो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा प्रॉब्लम क्या थी, उसको दिक्कत थी रोजगार की। अब भाई मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे हम? तो पैसे के लिए उसको मैंने एक अलग टेक्निक बताई। उसने कहा मेरे को प्राइवेट कंपनी वाला तो नौकरी देगा नहीं, अगर वेरिफिकेशन होती है तो मेरे तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर कि एक मार्केट में जा और हर दुकान में जाके पूछ कि काम है कि नहीं है। मैंने कहा तू एक दिन जाएगा ना, तेरे को 4 दुकानों में काम मिलेगा अगर तू 40 दुकानें देखेगा तो। मैंने कहा इस जगह पे हमेशा वैकेंसी रहती है, तो तू जाके देख एक बार। तो पहली बार वो नहीं गया क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, क्योंकि कोई आदमी इस लेवल पे जो डोमिनेंस बनाया होता है जिसने, वो ऐसा दुकान पे जाके काम मांगेगा तो उसको अंदर ईगो तो उसका मतलब हर्ट होता ही है ना।
मतलब उसका हुआ होगा, मेरे को नहीं पता उसका होता है कि नहीं होता। तो वो नहीं मान रहा था, तो उसने मेरे को झूठ बोला कि मैं गया था मांगने के लिए, मेरे को मिला नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर जा। कह रहा कि सही से बताऊँ मैं गया नहीं था। मैंने कहा क्यों नहीं? कह रहा मेरे से जा ही नहीं जा रहा, मेरे को अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उसको बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ और फिर तू दुकान पे काम मांग, मैं लोगों को बोलूँगा कि इसको काम की जरूरत है, इसको काम दो। कह रहा कि चलो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। फिर कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि वो उस दिन करेज उसने खुद अपने आप दिखाया और वो गया और उसको काम मिल गया। मैंने कहा तेरे को कौन सी दुकान में काम मिला? कह रहा चौथी में मिल गया था। मैंने कहा मिल गया था ना। मैंने कहा काम मिलेगा, मांगेगा तो मिलेगा। फिर ऐसे उसने काम करा वहाँ से, फिर आगे अब वो ग्रेजुएशन कर रहा है। ग्रेजुएशन में भी वो काफ़ी सही स्कोर कर रहा है। इकोनॉमिक्स में उसकी बैक आ गई वैसे, लेकिन वो मतलब ओवरऑल मतलब इम्प्रूव्ड अ लॉट। अगर आप उस आदमी का पास देखोगे और उसका अभी करंट सिचुएशन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर जेल में जाता है या जेल से आता है तो वो रिफॉर्म नहीं हो सकता। रिफॉर्म वो होता है प्रोवाइडेड सोसाइटी को उन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि वो एक शैलोनेस में चले जाते हैं। जब कोई आदमी जेल से आता है वो अकेला हो जाता है, और फिर उसके बाद होता है कि जो लोग पहले उसके साथ जेल में रहे होते हैं ना, वो बाहर आते हैं, वो फिर दोबारा एक साथ मिलते हैं और फिर वो फर्दर क्राइम कर देते हैं। अच्छा, वो प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है। अगर वो उसी पॉइंट पे उसको टैप कर लिया जाए ना, जो उसके फ्रेंड्स हैं जो उसको समझा सकें कि भाई आगे ये काम नहीं करना, जो तेरे को हेल्प चाहिए वो हम तेरे को हेल्प करते हैं, और तो मतलब यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो आपको इस तरीके से एक्ट करना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इसमें इंप्रूव करते हैं, क्योंकि मेरे आगे तो लाइव एग्जांपल है। मैंने इसके अलावा और भी लोग ऐसे देखे हैं जो 302 मर्डर के केसेस से अब मतलब सजा काट के आए हैं या फिर एक्विटल हुए हैं 8-10 साल बाद, 12 साल बाद, जो अभी टीचर हैं। आप सोच रहे म्यूजिक टीचर हैं वो, ठीक है, एक डांस टीचर हैं, जो मतलब इस तरीके के केसेस से बाहर आए हैं और अपने लाइफ को अब सही तरीके से लीड कर रहे हैं। किसी के बच्चे हैं, कोई मतलब सब कुछ ठीक ठीक कर रहे हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, हमें मतलब किसी को रिफॉर्म होने का मौका जरूर देना चाहिए। एज अ सोसाइटी हमको अपनी थोड़ी सी थिंकिंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि अगर कोई रिफॉर्म होना चाहता है तो वी मस्ट सपोर्ट दैट पर्सन। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तेरे को काम नहीं देंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। और मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रस्ट आप नहीं बना सकते इतनी जल्दी, लेकिन हाँ आपको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि आप एक बार उस इंसान को चांस दो कि वो दोबारा फर्दर क्राइम ना करे, तो उसको मतलब इस तरीके का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो वेदांत भाई, जुडिशरी साइड में क्या करप्शन होती है? देखिए, करप्शन तो इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जहां जहां ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं वहां हर जगह होती है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल की करप्शन होती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जुडिशियल साइड में जो करप्शन होती है वो इस लेवल की करप्शन नहीं होती जितनी एग्जीक्यूटिव साइड पे होती है। एग्जीक्यूटिव साइड में इज लाइक ओपन मंडी, जैसे ये रजिस्ट्री करनी है, लाओ दो इतना पैसा, तो रजिस्टर कर दिया, ये करना है वो करना है, कुछ भी रजिस्टर हो रहा है, आदमी मर गया ये नहीं पता, जी रहा है नहीं पता, कुछ भी रजिस्टर हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसी केसेस लैंड जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा, आदमी एग्जिस्टेंस में नहीं है और डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रखे हैं उनके नाम के। तो जुडिशियल साइड में इस तरीके का मैं नहीं कह सकता कि मैंने पर्सनली खुद नहीं देखा कि ऐसे करप्शन हुआ या फिर कुछ इस तरीके का हुआ। हाँ, ये मेरे को पता है कि मेरे को सुनने में आया है कि सुना है मैंने कि करप्शन होता है। बाकी यह है कि करप्शन जरूरी नहीं होता कि पैसे का ही करप्शन हर जगह होता है। अच्छा, करप्शन फेवर करने का भी होता है, किसको कब कहाँ क्या फेवर मिलता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बड़े स्तर पे ये चीज जिसको समझ में आती है वो समझ सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कुछ शायद होता है। मैं आपको 2 केसेस बताता हूं। पहले एक बताता हूं। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि एक केस में मेरे को कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट करा। रिसीवर क्या होता है पहले मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। मेरे एक कलीग थे, उन्होंने, मैं कोर्ट में कुछ टाइम मतलब नया नया ही एनरोल हुआ था लगभग आप कह सकते हो, तो मेरे को रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया। तो उन्होंने मतलब जो रीडर होते हैं कोर्ट के अंदर, उनको मेरा कार्ड, अगर आपके पास कोई मतलब कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए केस आता है तो ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, तो मेरे को रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया। तो रिसीवर जो होता है उसका काम क्या होता है कि प्रॉपर्टी को अटैच करना, प्रॉपर्टी के केस में बता रहा हूं मैं, जिस जगह पे अटैचमेंट का ऑर्डर हो रखा है, प्रॉपर्टी को अटैच करना और उसका पोजीशन बैंक को दे देना या फिर किसी भी पार्टी को देना, जो भी मतलब कोर्ट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास ऑर्डर था। ऑर्डर मैंने ऑर्डर होने के बाद हमें कुछ नोटिस वगैरह पेस्टिंग करने होते हैं जिस जगह का हमें पोजीशन लेने जाना होता है, और पुलिस फोर्स को बताना होता है कि हमें इतनी पुलिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए पुलिस हमारे साथ रहे जी। तो हुआ क्या कि हम पोजीशन वाली डेट पे वहां गए। पोजीशन की डेट पे जाने के बाद जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था उसने हमें ये बोला कि मुझे इसके ऊपर स्टे मिल गया है। दूसरी तरफ बैंक का डीजीएम जो था वो वहां पे अवेलेबल था, मतलब वहां प्रेजेंट था। उसने, जो बैंक के डीजीएम थे, उन्होंने ये बात बोली कि सर इसके अंदर ना स्टे मिलेगा ना अगर,
तो हमें पहले नोटिस आएगा, क्योंकि उन्होंने उस केस में केविट फाइल कर रखा था। केविट क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास होता है या कोई आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो सकता है किसी केस के अंदर, या तो आप उस केस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए केविट फाइल कर सकते हैं। तो केविट अगर आप फाइल कर देते हैं तो उस केस में जो भी प्रोसीडिंग होती है, उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी कुछ होता है उससे पहले आपके पास नोटिस इशू होता है, आपके पास नोटिस आता है। तो उन्होंने बोला कि नोटिस सर हमारे पास तो कोई नोटिस आया नहीं, हमने तो केविट फाइल कर रखा है। तो उसमें हुआ क्या कि डीआरटी ने एक ऑर्डर पास कर दिया एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मतलब कि बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी ऑर्डर को पास कर देना। अब उसमें एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो गया, तो मेरे को डीजीएम साहब ने बोला कि सर इसमें एक्स पार्टे ऑर्डर पास नहीं हो सकता, और ये जो है ना फर्जी ऑर्डर दिखा रहे हैं आपको। हाँ, लेकिन ऑर्डर जो था वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी, तो मैं बाध्य नहीं था उस बात को ऐसे भी मानने के लिए कि ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर है वो सही दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। और मैं वैसे भी किसी प्रोसीडिंग में डायरेक्टली इंटरेस्टेड पार्टी नहीं था। मैं तो जो रिसीवर होता है वो दैट इज अ कोर्ट्समैन, वो कोर्ट का आदमी है, मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। तो जो वकील बैंक के थे उनके पास जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मुझे आगे एक्ट करना पड़ेगा जो मुझे कोर्ट ने दी होगी। तो उनके पास कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी कि इसके ऊपर कोई स्टे है। तो हुआ क्या कि हमने उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया। पोजीशन लेने के बाद हमने सारा सामान वामान जो था वो बहुत फोर्स करे थे, पुलिस ने उठाया, सामान वामान सारा बाहर निकाला, सब कुछ सारी चीज़ें हमने अटैचमेंट करके जो है सारी प्रोसीडिंग खत्म कर दी और साथ में हैंड ओवर कर दिया पोजीशन बैंक को। इसके बाद हुआ क्या कि 3 दिन बाद मुझे पता चलता है कि डीआरटी में एक ऑर्डर पास हुआ जो कि एक्स पार्टे ऑर्डर था। तो मेरे पास बैंक के मैनेजर का फोन आता है, उन्होंने मेरे को बोला कि सर इसमें ना ऐसे ऐसे था, एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो गया था। मैंने कहा आप तो कह रहे थे केविट फाइल कर रखा है, उसने मुझे दिखाया भी था। तो कह रहे सर मुझे भी नहीं पता कैसे पास हो गया। मैंने कहा चलो भाई हमने हो गया होगा, कैसे पास हुआ मैं क्या बोलूँ अब इसमें। तो उन्होंने क्या करा, उस ऑर्डर को चैलेंज किया, बैंक ऊपर चैलेंज करने गया। तो जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने क्या करा, मेरे अगेंस्ट और बैंक के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए केस फाइल कर दिया। ठीक है। तो अब कमाल की बात यह थी कि मैं मतलब रिसीवर इज अ कोर्ट्समैन, मैं कोई भी डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं तो किसकी डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं मैं, जो मेरे को नीचे जहां से मैं रिसीवर अपॉइंट हुआ था उसके ऑर्डर के अंदर जो जो मेरे को बोल रखा, मुझे सिर्फ वो चीजें कंप्लाई करनी है। तो उसके बाद हुआ क्या कि कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट नोटिस भी इशू कर दिया। अच्छा, ठीक है, नोटिस इशू कर दिया और मेरे को कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला कि आपने जो है डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करा। अब अगर उस डीआरटी के अंदर उस बैंक ने केविट फाइल कर रखा था तो उससे पहले हमारे पास नोटिस आना चाहिए था, लेकिन नोटिस नहीं आया। उन्होंने एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया। मुझे आज तक नहीं पता कि वो एक्स पार्टे ऑर्डर कैसे पास हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब DRAT है उसने उसको बैंक जो पार्टी थी उसको पोजीशन वापस दे दिया। अब जब तक हमने पोजीशन नहीं लिया था, इस बीच में मुझे बहुत बार टेम्पर करने की कोशिश करी गई दूसरी पार्टी द्वारा। अच्छा, कि आप पोजीशन को डिले करो, हम आपको पैसा देते हैं। अच्छा, तो वो मेरे को व्हाट्सएप चैट करते या अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मुझे कर रहे थे, मतलब मैसेज वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उनको एक बार मैंने उनके मैसेज वगैरह इग्नोर कर दिया, मैंने उनको नहीं देखा। मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया आप कोर्ट में बता दो कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बैंक ने बोला सर अब पोजीशन तो लेना ही, अब क्या करना आप छोड़ो, आप इग्नोर करो, हम इसका पोजीशन लेंगे। तो वो लगातार पैसों के लिए अप्रोच करना या इस तरीके की चीजें करना। अब मैं इस बात को मेरे को नहीं पता कि ऑर्डर कैसे पास हुआ या कैसे हुआ और रिसीवर को कैसे उन्होंने नोटिस दे दिया केविट फाइल होने के बाद। तो इस तरीके की चीजें हो जाती है। मतलब ऐसी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर दूसरा एक केस में क्या हुआ कि एक इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट था एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें क्या हुआ कि हमने एक बहुत बड़े बहुत कंट्रोवर्शियल एक्स कैबिनेट मिनिस्टर के इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ था। चैलेंज मतलब इलेक्शन को एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के अंदर जो इलेक्शन था उसको चैलेंज किया था, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड इलेक्शन को नहीं चैलेंज किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी अब रिटायर हो चुके हैं पॉलिटिक्स से। लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल है और बहुत अपने समय के बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। तो जैसे ही केस हमने कोर्ट में प्रेजेंट किया तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे, मैं नाम चेंज करके बोल रहा हूँ, वो स्टूडेंट नहीं है एक्चुअली, जो स्टूडेंट थे, लेकिन हाँ वो बच्चे थे जो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ आपको। जो स्टूडेंट थे उन्होंने मतलब मुझे अप्रोच किया, अपने कुछ टीचर्स वगैरह के साथ अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे इसके अंदर प्रॉब्लम हुई है और जो सिलेक्शन ट्रायल्स हुए हैं वो सारे के सारे मतलब आर्बिट्रेरी हैं और उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे धांधलीबाजी हुई है। उन्होंने उसकी लगातार कंप्लेंट्स भी करी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगातार कंप्लेंट्स हुई, सब कुछ हुआ। तो मैंने क्या करा, एक पिटीशन बना के हाई कोर्ट में जो है प्रेजेंट करी। जब मैं कोर्ट में घुसा तो मेरे लेफ्ट साइड में बैटरी ऑफ लॉयर्स थे,
यानी कि मेरे को ऐसा लगता, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया कि लेफ्ट साइड में कितने लॉयर्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि लेफ्ट साइड मेरी पूरी भरी हुई थी, लॉयर्स से लगभग 17-18 लॉयर्स होंगे। तो मैंने आर्ग्यू करना शुरू करा कि इस केस में ऐसे 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 ऐसे। कोर्ट ने मुझे क्या बोला, कोर्ट ने मुझे बोला कि क्या आपने इस वाले फैक्ट को अपनी प्रेयर में मेंशन किया है? लेकिन जो मेरी मेन प्रेयर थी उस फैक्ट को मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था। जो कुछ फैक्ट थे जिनको मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था ताकि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बताया जा सके, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये डर था कि अगर हमारा नाम डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो गया तो हमारे लिए आगे करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो बाकी की चीजें प्रे करी हुई थी वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत इममटीरियल चीजें प्रे करी थी। लेकिन उस केस में नोटिस हुआ ही नहीं। और नोटिस ना होना इस तरीके के केस में जिसके अंदर इतने सीरियस लेवल पे मतलब प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे शायद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा शायद लक खराब था, या फिर मुझे नहीं पता कि क्या किस वजह से नोटिस नहीं हुआ उस केस के अंदर। तो उसमें तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता पूरे श्योरिटी के साथ कि कोई बायसनेस थी या कुछ भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में नोटिस होना चाहिए था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और बहुत बड़े लेवल पे इनजस्ट ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ लोगों के साथ। हालांकि वो लोग जो थे जिनके साथ ऐसा हो रहा था वो उन्होंने बहुत सही तरीके से एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज करके उस सारे के सारे इशू को रिजॉल्व कर लिया खुद ही ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तो जो कि बहुत अच्छा करा। क्योंकि अगर उस केस के अंदर कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराती तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता और जो स्टूडेंट्स थे और जो उसके अंदर जो मेंटोर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब देखने को सामने आ जाती हैं कई बार। अगेन मैं ये कहूँगा कि ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई मतलब उसमें बायसनेस थी या कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद उसमें नोटिस होना चाहिए था। सो वेदांत भाई, एक टॉपिक जो भी ट्रेंडिंग में बहुत उठा है, इंडिया गॉट लेटेंट, कुछ शब्दों का यूज किया गया उस मैं बोलता हूँ शो के अंदर, और संस्कृति के हिसाब से लोगों ने बोला कि ये बहुत फॉल्स है, ये ना गलत टर्म्स यूज करी जा रही है। फिर कुछ लॉज या केस भी लगाए गए उसके ऊपर हमारे लॉस को कंसीडर करते हुए। तो ये कितना सही है? आप तो इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए अपना ओपिनियन इस पे। देखिए, इसमें जो कंट्रोवर्सी है, इस तरीके की कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो इन्फ्लुएंसर्स का है। देखिए, कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, जैसे आप भी एक तरह से एक इन्फ्लुएंसर का ही काम कर रहे हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो कंटेंट बना रहे हैं और जो भी कंटेंट वो शेयर कर रहे हैं और जिस बारे में वो बात कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसके ऊपर बात करें। हाँ, कोई स्पीच मोरल इमोरल को जज करना मेरा काम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्री स्पीच या फिर हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट तो है। तो अगर इस तरह से गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेगी बार बार, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि गवर्नमेंट इस तरीके के एक्शंस भी ले सकती है जो कि स्पीच सही वजह के लिए भी दी हो और जिस चीज़ को कर्टेल कर दिया जाए गवर्नमेंट के एक्शंस के द्वारा। तो बेटर इसके अंदर ये चीज़ है कि आप जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने कंटेंट को डालें, जिससे कि उनको इस तरीके की कोई भी कॉन्सिक्वेंस आगे फेस ना करना पड़े। हाँ, मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि गवर्नमेंट इस ऐसे केसेस में एफआईआर करें या फिर लोगों को प्रोसिक्यूट करें। हाँ, आप करना है तो एक पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं, पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो चैनल थोड़े टाइम के लिए स्टक डाउन करा, जैसे एक वीक के लिए उसको पनिशमेंट दी, इस फॉर्म में दी। लेकिन जेल में भेज देना या फिर इस तरीके की चीज़ करना, तब तक मुझे नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसको किसी भी तरह से कर्टेल करना चाहिए स्टेट की किसी भी एजेंसी को। ओके, ये ऑडियंस की ज्यादा आस्क है। उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन पे बहुत जल्दी वर्क किया गया, गवर्नमेंट ने बहुत रैपिडली वर्क करा, बट एक केस अतुल सुभाष का रिसेंट हुआ था, फिर एक कोलकाता रेप केस हुआ था, लेकिन इनके ऊपर पुणे रेप केसेस, इनके ऊपर इतना एक्टिवली वर्क नहीं किया गया। सो वेयर दे आर लैकिंग दैट? नहीं, ऐसा नहीं है, उन केसेस के ऊपर भी एक्टिवली वर्क किया गया है, बट हाईलाइट नहीं किया गया। हाईलाइट होना ना होना बहुत डिफरेंट चीज होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज कंट्रोवर्सी में है वो ही चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो कि कंट्रोवर्सी में नहीं भी होती है, और उन केसेस के अंदर भी जस्टिस मिलता है लोगों को। फैसला, किसी भी केस का कोई भी फैसला पब्लिक के ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता कि पब्लिक क्या कह रही है, तो उस बेसिस पे कोई जजेस जो है वो फैसला नहीं सुनाते। जजेस जो फैसला सुनाते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे सुनाते हैं। तो स्टेट की जो मशीनरी है उसका क्या काम है कि जो उनके पास जो भी लोग हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना,
वो अपने काम को सही तरीके से करें, ईमानदारी से करें जी और प्रॉपर तरीके से करें। जी। ऐसा बहुत से केसेस में देखा जाता है कि पुलिस जितने भी मैप्स बनाती है, नक्शा मौका जितने भी बनते हैं, वो सारे के सारे थाने में बैठ के बनते हैं। अच्छा। कोई भी साइट पे शायद ही कोई बनाता हो, मुझे नहीं लगता, और इसीलिए उस तरीके के जो साइट प्लान्स होते हैं उनको इजीली कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उनका काम है कि उस पार्ट को सही तरीके से निभाएं। हमारा काम है कि हम डिफेंस के पार्ट को सही तरीके से निभाएं। प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो अपने पार्ट को सही तरीके से निभाएं, और जजेस तो अपने पार्ट को सही तरीके से निभा ही रहे हैं। ओके तो मीडिया का रोल यहाँ पे कितना आता है? इस केसेस में मैंने इसलिए बात करी क्योंकि एक ऐसा केस हुआ इंडिया वोट लेटर में, मीडिया ने बहुत हाईलाइट होकर दिखाया, बट जो रिसेंट केसेस है आपने बताया वर्क तो उन पे हुआ बट मीडिया ने उनको उतना हाईलाइट नहीं करा। सो आर द मीडिया एक्चुअली पेड ओवर देयर, या वो वही चीजें उठा दी हैं जो कंट्रोवर्शियल हो? देखो, मीडिया का काम है बिजनेस रन करना जी। तो जहां से उनको बिजनेस मिलता है वो वाला काम करेंगे। हाँ ठीक है, मीडिया का काम नहीं है कि किसी केस को डिसाइड कर देना या फिर पैरेलल ट्रायल चलाना किसी केस का। वो काम कोर्ट का है, और कोर्ट एविडेंस के बेसिस पे, कानून के बेसिस पे ही किसी भी फैसले को सुनाती है। तो मीडिया कंट्रोवर्सी के बेसिस पे कोई फैसला सुना दे कोर्ट के आने से पहले, तो ये एक बहुत ही गलत तरह की प्रैक्टिस है। हाँ, आप अगर जर्नलिज्म में अगर आप देखें तो अगर आप जर्नलिज्म में जितना ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ज्यादा लॉ को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी न्यूज लोगों के आगे रखेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे जो पावर में है, तो आप एक जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएंगे। अगर आप कंट्रोवर्सी के अंदर घुसेंगे और कंट्रोवर्सी वाली बातें करेंगे, उससे उनका बिजनेस तो बढ़ता है, नो डाउट बिजनेस बढ़ेगा, टीआरपीज बढ़ती हैं उनकी, लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। हाँ, एक न्यूज चैनल पे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, न्यूज चैनल का नाम तो मैं नहीं लूंगा, कि किस जगह की बात बता रहे थे। वो बता रहे थे कि दिल्ली में एक जगह पे पड़ी बर्फ। अच्छा। अब वो 30 मिनट तक यही चीज दिखाते रहे, दिल्ली में पड़ी एक जगह बर्फ। अब आखिरी में जब उसको देखा खोल के कि कहाँ बर्फ पड़ी, तो एक साइकिल वाला अपनी बर्फ की सिल्ली पे बर्फ लेके जा रहा था, तो उसकी बर्फ नीचे गिर गई। तो कंट्रोवर्सी से आप मतलब हो सकता है बिजनेस को मतलब अट्रैक्ट कर सकें, लेकिन शायद वो एक अच्छे तरह का जर्नलिज्म नहीं है। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में भी बात करनी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी और व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अननेसेसरी वॉलेट ना हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही आपको कोई भी स्टेटमेंट मतलब न्यूज में चलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे अननेसेसरी सोशल मीडिया पे होने वाले छोटे मोटे इश्यूज, उनको बहुत बड़ा हाईलाइट कर देना, जो मेन इश्यूज हैं उनको हाईलाइट छुपा देना, राइट, तो वो एक सही तरीका नहीं है। ओके। पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज्यादा रहता है लोगों के ऊपर कि उसी के बेसिस पे ही चीजें आगे चल रही हैं? पॉलिटिकल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, मैं समझा नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, मैं लॉ में नहीं आऊंगा, मैं पूछूंगा कि जो चीज सामने दिखती है वही होती है, पॉलिटिकल प्रेशर मिलता है तो उस केस को दबा दिया जाता है या उठा दिया जाता है। इज इट ट्रू? और हाँ, ये तो बिल्कुल मतलब 100% ट्रू बात है। 100% ट्रू बात है। हाँ, जहाँ पॉलिटिकल प्रेशर होता है उस तरीके के केसेस को वो थोड़े ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। अच्छा। जो कम, जहाँ नहीं होता वहाँ कम हो जाता है। अगर मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है ना, कि अगर मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर कोई एलिगेशंस हैं, तो वो एक मतलब एक पॉलिटिकली मतलब उस चीज को ज्यादा मतलब दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, तो वो चीज ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी में रहेगी। सेम ऑफेंस कोई नॉर्मल आदमी करेगा तो उस चीज को इतने बड़े लेवल पे आप नहीं दिखेगा मीडिया में, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से पूछें कि ऑपोजिशन पे पॉलिटिकल प्रेशर कितना है न्यूज मीडिया पे, तो ये मैं आंसर देने के लिए मतलब सही मतलब पर्सन नहीं हूं मैं। तो वेदांत भाई, सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको किस केसेस में कहाँ देखे गए? लूप होल्स की हमने बातें कर ली, बट चैलेंजेस कहाँ ज्यादा फेस करने को मिलते हैं ऑडियंस को? हर जगह पे वैसे तो चैलेंज होता है, लेकिन एक चैलेंज जो है वो बहुत सारे एडवोकेट्स फेस करते हैं, कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं उनको बेल की गारंटी चाहिए होती है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा वकील नहीं है जो बेल की गारंटी दे दे। अगर आपके वकील साहब आपको ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे मतलब सॉरी टू से कहना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और कोई आदमी आपको कोई भी एडवोकेट आपको बेल की गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, आपको ये बता सकता है कि कितनी % प्रोबेबिलिटी है, कि आपको बेल मिल सकती है, कितनी नहीं है। एट द मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि यू हैव अ गुड केस, आपके केस में दम है और हम इस केस को आगे डिफेंड करेंगे तो हमें इसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आपको मैं बेल दिला दूंगा, बेल की गारंटी दे दो, तो इस तरह से आपको प्रोफेशन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, वो केस बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था जिस टाइम वो केस स्टार्ट हुआ था, और इसके ऊपर डिस्कवरी में डॉक्यूमेंट्री भी है इस केस पे। ये एक चाइनीज लोन ऐप स्कैम था।
इसके अंदर क्या हुआ था कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन अभी भी शायद पेंडिंग है, मुझे नहीं पता अब चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसमें से एक वन ऑफ द कंपनीज थी, उस कंपनी ने कुछ कंपनीज को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब बनाया था, और उन कंपनीज ने लोगों के साथ स्कैम किया था लोन के मतलब एप्स के थ्रू। तो उस केस में क्या हुआ कि जिस कंपनी ने उस कंपनीज को बनाया था ना, कुछ कंपनीज को बनाया था, सबको नहीं बनाया था, उसके डायरेक्टर को जो है जुडिशियल कस्टडी में, मतलब उसको जेल हो गई, उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने अरेस्ट करा, पहले आरओसी ने अरेस्ट किया, फिर उसके बाद वो मतलब वो फिर जुडिशियल कस्टडी में चले गए वो। फिर पुलिस ने अपना केस बनाया अलग से, मतलब सेपरेट केस जो है बना। तो उन्होंने मुझे एंगेज किया, इनिशियल स्टेज पे ही मुझे एंगेज कर लिया था। जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी तो मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन थी उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन जिन लोगों को बुला रहे थे उनके साथ, मतलब सारा जो भी मतलब जाना था, जहाँ पे भी स्टेटमेंट्स होनी थी, उन सारी जगहों पे मैं मतलब गया। फिर उसके बाद क्या हुआ उस केस में कि जब वो डायरेक्टर था वो जेल में चला गया, तो जाने के बाद मुझे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि हमें बेल की गारंटी चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला कि बेल की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कितनी प्रोबेबिलिटी है बेल होने की, कितनी नहीं है। तो मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि अभी बेल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम बेल लगाएंगे। एक बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बेल आपको तभी लगानी चाहिए जब चार्जशीट फाइल हो जाए, तब आप बेल लगाओ, विटनेस आपके जो मतलब एविडेंस हो जाए तभी बेल लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेल जब आप जैसे ही आपको का कोई भी जो जाने वाला व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया, आप बेल लगाओ। तो ऐसा कोई इसके अंदर कोई हार्डकोर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिस में लाते हैं कि चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो बेल लगा देंगे, बाद में बेल लगा देंगे, मतलब अलग अलग तरीके से। तो मैंने उनको बोला कि अभी बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें बेल मिलेगी लेकिन हम आपके केस में अपना 100% देंगे और उनको बेल सिक्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता कि मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो उस केस में बेल की जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। जो मतलब हमने चार्ज उनसे करनी थी। हाँ। तो लेकिन वो मुझे ये बोल रहे थे कि आप गारंटी दो। अच्छा। और अगर बेल हो जाएगी तो फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगा, बाकी के पैसे देंगे। इन रिटर्न मांग रहे थे। हाँ, कि आप नहीं, इन रिटर्न भी नहीं मांग रहे थे। अच्छा। मैं वर्बली उनको बोल सकता था ये कि बेल मिल जाए, कोई बात नहीं, कर दो, गारंटी दे दो। बट वो एथिकली, लेकिन वो एथिकली बात ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब एज अ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, मतलब मैं ड्यूटी बाउंड हूं कि मैं इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट किसी के साथ ना करूं कि मैं उसको गारंटी दिला दूंगा और फिर उसके बाद मैं उससे पैसे लूंगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपकी बेल नहीं आर्ग्यू कर सकता। फिर उसके बाद उन्होंने बेल आर्ग्यू करने के लिए किसी को 14 लाख रुपए दिए। अच्छा। 14 लाख देने के बाद उन्होंने उसकी गारंटी शायद ली होगी, मुझे नहीं पता, दी होगी तभी उन्होंने बोला था। तो 14 लाख लेने के बाद वो बेल हो गई डिसमिस। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे दोबारा अप्रोच किया, फिर उन्होंने दोबारा मुझसे गारंटी मांगी। मैंने कहा मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। तो फिर मैंने उनकी गारंटी फिर नहीं ली। तो फिर उसके बाद वो क्लाइंट कहीं और मूव कर गए, मुझे नहीं पता किसके पास गए वो। और मुझे लगता है शायद कि अभी भी बेल नहीं हुई है शायद उस केस में। तो इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। हाँ, ये बात एकदम क्लियर कट है कि आपको कोई बेल की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बेल करा दूंगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ यू हैव अ गुड केस, हम कोशिश कर सकते हैं और आपको बेल मिलने की चांसेस हैं। आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो कि आपके पास नीचे से बेल नहीं मिली, मतलब ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली, तो आप ऊपर की कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो आपका राइट है, आप वहां पे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आप ये गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है। तो वेदांत भाई, ये तो अभी तक बातें हुई हमारी चैलेंजेस की, केसेस की। अगर किसी को एडवोकेट बनना है या लॉयर बनना है तो उसके लिए क्या रोड मैप रहता है उस बंदे की? देखिए, एडवोकेट बनने के लिए रोड मैप ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिफाइंड रोड मैप नहीं है। मैं आपको जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कोई चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं कॉलेज टाइम में जब था, तो कॉलेज टाइम में मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब मुझे एक मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है। मेरा कुछ अलग तरीके का मैंने सोचा था कि मैं एक स्टार्टअप रन करूंगा, फिर उसको और एक्सपैंड करूंगा, उसको स्केल करूंगा। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इंडिया के अंदर खासकर। नंबर 1 चैलेंज क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टअप कल्चर को इतना इजीली प्रमोट नहीं किया जाता। तो हमारे पास रिस्क टेकिंग जो एपेटाइट है वो बहुत कम है। उस वजह से क्या होता है कि लोग रिस्क नहीं लेते और टोटली डिपेंडेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट उनको कोई नौकरी दे दे, और गवर्नमेंट के पास इतना सोर्स नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। पहली बात तो ये, इस बात को एडमिट कर लेना जरूरी है। दूसरा है क्या है कि वैकेंसीज इतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। तीसरी बात ये है कि हमें एज अ यंगस्टर्स और एज अ कंट्री इस काम में टाइम देना ही पड़ेगा, मतलब इस चीज को आगे लाना ही पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्वरोजगार स्टार्ट कर सके, यानी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने लिए मतलब जनरेट कर सके, हो सके, या फिर वो किसी स्टार्टअप को रन कर सके, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में या कुछ भी वो अपने काम को कर सके, लेकिन टोटली डिपेंडेंट ना रहे कि गवर्नमेंट ही उनको रोजगार प्रोवाइड कराएगी।
तो अब जैसे मैं आपको अपने लिटिगेशन के प्रोफेशन के बारे में बता रहा था, इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे पहली चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। राइट। और आपको ना पता ऐसे नहीं चलता कि आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ के इनिशियल फेज में पता चल जाता है कि उन्हें क्या करना है। जब आप इस चीज़ में क्लियर रहते हो तो आपको आगे कोई किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं होती। तो मुझे इनिशियली नहीं पता था कि मेरे को लीगल प्रोफेशन में आना है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं इस काम को काफ़ी ठीक तरह से कर सकता हूँ। इस काम को ठीक करने के लिए या किसी भी काम को ठीक करने के लिए आपको पहले उसके कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक स्टार्टअप रन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए नेटवर्क, आपके पास होना चाहिए एग्जीक्यूशन करने की स्पीड, आप अच्छे एग्जीक्यूटर होने चाहिए। आइडिया पूरी दुनिया के पास है, आपके पास एग्जीक्यूशन करने की स्पीड होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए। ये 3 चीज़ें तो बेसिक हैं ही कि, और जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे अगर आप लिटिगेशन करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपको मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, जैसे आपको अच्छे तरह से कोर्ट में केस को प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। राइट। तो हुआ क्या कि मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना था। तो ऐसे अलग अलग क्लब्स होते हैं, जैसे जिस क्लब को मैं मेंबर था उस क्लब का नाम है टोस्ट मास्टर्स क्लब। तो उसके अंदर आप जाके अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद आपको वहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो आपको जज करते हैं और मतलब आपका इवेल्युएशन करते हैं बेसिकली, और आपको बताते हैं आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी, आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टेप यही करा, मैंने पहले पब्लिक स्पीकिंग जो क्लब्स हैं उनको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद मैं सारे क्लब्स के अंदर जीतने लगा। तो मैं ऑलमोस्ट दिल्ली के लगभग सारे क्लब्स में जीता हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, जॉइंट मीटिंग्स में भी और वैसे भी। तो फिर जीतने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब मेरे को बार बार एक चीज़ को मतलब जीतने से तो फिर आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि आप मतलब अब मेरे को और एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो मेरे को थोड़ा सा आगे करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया। बाकी अब फिर उसके बाद जो दूसरी स्किल थी जो मैंने डेवलप करी वो करी टाइप करने की स्किल। ये बहुत छोटी सी चीज़ है तो किसी को सुनने में बहुत अजीब लगेगा, अच्छी बात है। हाँ, तो फिर मैंने टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करा। तो मैं टाइपिंग स्किल अब इस लेवल की टाइपिंग स्किल इंप्रूव कर ली मैंने कि मैं इतनी तेज टाइप कर लेता हूँ जितनी तेज कोई टाइपिस्ट टाइप करता है। अच्छा। तो ये भी एक स्किल है, ये आपको वैसे भी आ सकती है करने से, लेकिन आप प्रोफेशन में जाने से पहले अगर ये चीज़ सीख लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरा क्या था कि जो बेसिक लॉ थे उन सारे लॉज को मैंने पढ़ा दोबारा से। पढ़ने के बाद यूट्यूब पे अब तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, दोबारा बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। मैंने उन सारी चीज़ों को रिवाइज करा। रिवाइज करने के बाद फिर मैंने कुछ समय के लिए एक सीनियर को भी ज्वाइन करा, फिर उनके पास काम वाम करा और उनसे सीखा कि ट्रायल करते कैसे हैं, कोर्ट में किस तरह से एविडेंस किया जाता है। और करने के बाद फिर धीरे धीरे करके हमारे मतलब अपना भी काम आने लगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर लिटिगेशन में या किसी भी प्रोफेशन में है तो आपके लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली जो चीज़ है वो प्ले करता है आपका नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप अपनी नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क इनकेस जो नेटवर्क एक बहुत अच्छा कोड भी है, तो आप अपनी नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे को जो मैं आपको बता रहा था कि बॉडी बिल्डिंग ने कभी ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट मुझे बहुत बड़ा कोई ऐसा ग्रेटिफिकेशन दिया हो, फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन बहुत बड़ा दिया हो, लेकिन मुझे उस बॉडी बिल्डिंग ने इनडायरेक्ट ग्रेटिफिकेशन बहुत बड़ा दिया, क्योंकि मेरे पास अपने मतलब जिम के सर्कल के थ्रू बहुत जितने लोग मेरे को जानते थे उनके थ्रू मेरे पास बहुत सारा के केसेस जो थे इनिशियल टाइम पे ही आने लगे थे। तो इनिशियल टाइम पे आने लगे, फिर मैंने उनमें परफॉर्म करा, परफॉर्म करने के बाद उनमें अच्छा परफॉर्म हुआ तो फिर धीरे धीरे करके क्लाइंट्स की चेन बनती चली गई, बनती गई, तो मतलब फिर आज तक वो बनी रही है जी। बाकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बहुत ऑनेस्ट रहना होता है जब भी आप प्रोफेशन में काम करते हैं। आप मतलब इफ बट वाला काम नहीं कर सकते और बहुत डिसिप्लिन रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ शायद आपको ना समझ में आए, पर जो लोग लॉ प्रोफेशन में हैं उनको पता चल जाएगा कि जैसे कोर्ट ने आपको बोला कि 4 वीक्स टाइम टू फाइल द रिप्लाई। अच्छा, तो आपको उस रिप्लाई को 4 वीक्स के बाद नहीं ड्राफ्ट करके फाइल करना, या मतलब 2 वीक के बाद ड्राफ्ट करके फाइल नहीं करना। तो जिस दिन कोर्ट ने बोला ना कि 4 वीक्स का टाइम है आपको रिप्लाई फाइल करने का, आपको उसी दिन शाम को आके वो रिप्लाई बना लेना है और वो कोर्ट में फाइल हो जाना चाहिए विद इन 4 वीक्स बोला कोर्ट ने। ये नहीं बोला कि चौथे हफ्ते में बना के फाइल करना उसको या उस दिन जाके भी डेट ले लेना। तो वो एक गलत तरीके का एटीट्यूड होता है। आपके पास केस आता है, आप केस को थॉरोली पढ़ो, एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार केस को पढ़ो, तब आपको जाके उस केस की डेप्थ के बारे में पता चलता है। और अपना एक मैप बनाओ जिसके अंदर आप एनालाइज करो कि किस विटनेस की कितनी
वैल्यू है और कौन सा विटनेस हमें सबसे ज़्यादा डेंट देगा, और उस विटनेस के लिए हम क्या क्या चीज़ें, हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी डिफेंस में रखनी है। दूसरा क्या है कि आपके जो क्लाइंट है, आप अपने क्लाइंट से ये बात बोलो कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी केस से रिलेटेड है वो सारी की सारी हमें पूरी डिस्क्लोज करो। ऐसा ना करने से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं क्लाइंट को, कि अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताई और आपने अपनी डिफेंस की स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग नहीं बना रखी, तो प्रोसिक्यूशन ऑब्वियसली अपने केस को प्रूव करने के लिए जो है कोर्ट में सफिशिएंट एविडेंस दे देगा और आपके केस को पूरे तरह से डेंट हो जाएगा कि आप अपने जो आपके एडवोकेट हैं उनको आप सही तरीके से ऑनेस्टी से सारी चीज़ें नहीं बता रहे, तो ये आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि क्लाइंट बनाने का कोई ऐसा ना कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता मैं, कि या कोई भी फॉर्मूला नहीं बता सकता। बस ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है। एक वकील का काम है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, ये आपको कॉलेज में एडवाइस नहीं मिलती। वकील का काम होता है कि चलते रहना। किसी भी आदमी का काम है चलते रहना, जो प्रोफेशन में काम कर रहा है उसको वो दिखना जरूरी है, बार बार दिखना जरूरी है। अगर वो बार बार नहीं दिखेगा तो वो एक टाइम के बाद पिक्चर से गायब हो जाएगा। तो आपको दिखना जरूरी होता है, बार बार दिखते रहना जरूरी होता है। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी करके नहीं दिखना जरूरी होता। आप कुछ अच्छे तरह से भी लोगों को दिख सकते हैं, जिससे कि लोगों के दिमाग में आपकी एक इंप्रेशन जरूर रहे कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, और अगर कुछ उन्हें कोई काम हो तो वो आपको अप्रोच करें। क्योंकि ये बात किसी भी इंसान के साथ हो सकती है कि उनके पास दो लोग हैं जो उनकी फैमिली में या फिर उनके एक्सटेंडेड फैमिली में एडवोकेट्स हैं, या फिर कोई फ्रेंड है। तो आपको अब उस क्लाइंट को ये रीजन देना है कि वो उसके अलावा आपको क्यों चूज करे, आपको वो बनना है। तो जब आप वो चीज बनते हो तो आपके पास रिकमेंडेशन आती है और फिर आप काम करते हो। एक मैं आपको किस्सा बताता हूं। एक मेरे क्लाइंट थे, उनका एक बहुत बड़ा लैंड डिस्प्यूट था। बड़ा मतलब बहुत बड़ा लैंड डिस्प्यूट था। वो 20 करोड़ से ऊपर का लैंड डिस्प्यूट था। तो उनका मैंने कुछ और उनके कुछ केसेस थे वो मैंने उनके पहले से के कर रखे थे। तो वो हरियाणा के थे वो। तो उन्होंने बहुत सारे एडवोकेट्स उस केस के लिए चेंज करे, लाए, चेंज करे, काफ़ी सारे करते रहे वो, क्योंकि डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा इस नेचर का था कि उसके अंदर जो कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन थी वो पहले जो हुआ करती थी वो जो थी वो एग्जीक्यूटिव साइड में होती थी, अब वो जुडिशियल साइड हो गई थी। तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव साइड एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके नॉलेज उनके पास ज़्यादा होती थी, और जो है जो जुडिशियल साइड करते थे उनके पास नहीं होती थी। तो वो मेरे पास है। तो उन्होंने मेरे को क्या बात बोली मैं आपको बताता हूँ, हरियाणवी में बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मेरे से ये बोला कि वकील साहब मैंने यो बात बेरा है कि आपने इस केस के बारे में कुछ ना बेरा, लेकिन मनाना यो केस आप तय करवाना है। ठीक है। तो उन्होंने एक फर्म बिलीफ, एक फेथ रखा कि आप इस केस को करो। मुझे ये बात पता है कि आपको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेहनत करोगे तो आप इस केस को कर दोगे जी। तो उन्होंने मुझे फाइल दी, वो बहुत बड़ी फाइल थी। तो मैंने वो फाइल जो जब उन्होंने मुझे दी तो मैंने वो फाइल 3 दिन तक लगातार मैं पढ़ता गया, उसको पढ़ता गया, मैं उनसे डिस्कस करता गया, पढ़ता गया। हाँ, आप अगर एडवोकेट है तो आपके क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि आप उसके केस में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऐसा, हाँ, उनसे कम्युनिकेट करना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि आप काम करें, वो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा जब आप फाइल पढ़ोगे तो। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो आपको जिन फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा वो आपको क्लाइंट ही बता सकता है। खासकर सिविल डिस्प्यूट्स के अंदर कि कौन था पहले, लीगल हायर कौन था, कितने लोग थे, कौन मर गया, कौन मतलब जिंदा है, मतलब इस तरीके से आप ही कर सकते हो। तो क्या है कि आपको फेथ जो है आपके क्लाइंट के ऊपर आपका होना चाहिए। अगर फेथ होगा तो आप 110% सक्सीड करेंगे प्रोफेशन में, और जल्दी सक्सीड करेंगे। इस चीज का कुछ भी लेना देना नहीं है कि कोई एडवोकेट होगा उसको प्रैक्टिस करने में 10 साल बाद वो ऐसी प्रैक्टिस कर सकता है या 20 साल बाद प्रैक्टिस कर सकता है। ये टोटली आपके खुद के कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास एक लेडी का केस आया, मतलब शी वॉज नॉट इकोनॉमिकली वेरी साउंड। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उनके हस्बैंड जो थे वो 420 किस्म के आदमी थे। तो मेरे एक सीनियर होते थे, उन्होंने मुझे बोला कि वेदांत से करो, वेदांत ये केस एक प्रो बोनो करना है, तू कर इसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका केस करा। तो केस करते 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 हुआ क्या कि मैंने एक दिन उनसे पूछा, कोर्ट के बाहर मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो 2 साल से कोर्ट में ही नहीं आ रहा था, वो भागा हुआ था कहीं तो। अच्छा। तो वो लेडी जो थी वो रोने लगी। हाँ। तो वो कह रही कि सर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड है वो, ये वो, मतलब एक ये साइड भी है लोगों की। हाँ। तो फिर हुआ क्या, इसके अंदर क्रक्स क्या है इस बात का कि उन्होंने जिस जगह पे वो लेडी काम कर रही थी ना, उन्होंने वो एक जगह पे टेलर का काम करती थी किसी एक शोरूम टाइप में। तो उन्होंने जो शोरूम के मालिक थे उनको बताया कि ये मेरे एक एडवोकेट हैं, आप इनसे काम करवा सकते हो।
तो उन जो शोरूम के जो ओनर थे उन्होंने मुझे एक दूसरा केस दिया, और जो उन्होंने मुझे दूसरा केस दिया उन्हीं का जिसने मुझे केस दिया उसने एक और मुझे केस दिया। ऐसे करते करते मैंने वो एक केस फ्री में करा था और उससे मुझे 7 केस मिले। ठीक है, तो आप जब ऑनेस्ट रहते हो, आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हो और आप डेडिकेटेड रहते हो काम करने के लिए, और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि मैं कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा। आपको एग्जीक्यूशन पे बहुत ध्यान देना होता है, आपको जल्दी से जल्दी काम करना है, जल्दी से जल्दी। देखो, जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है। आप अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से बनाओ, उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से करो, और आपके क्लाइंट के अंदर हमेशा ये फेथ होना चाहिए कि आप उसके लिए सही काम कर रहे हो, क्योंकि वो फेथ तभी डेवलप होगा जब आप उसके साथ ऑनेस्टी से काम करोगे। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बीइंग एडवोकेट आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो क्लाइंट उस चीज को इग्नोर भी कर देता है। हाँ, अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट हो और आप उसके साथ सही तरह से काम कर रहे हो तो वो उस चीज को इग्नोर भी कर देता है। अच्छा, क्या एक एडवोकेट मल्टीपल केसेस पे काम कर सकता है एट द सेम टाइम? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल वेरी कर सकता है। वेरी कॉमन है। हाँ हाँ हाँ। और मैनेज करना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट या मॉडरेट होता है? देखो, मैनेज करने से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर बताता हूँ। देखो, मैंने स्टार्टअप रन किया हुआ है, तो मेरे को ये बात पता है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं ना, तो आपको सारी एनर्जी हर काम में नहीं लगानी होती। आपको बहुत ही लिमिटेड सा फोकस करना होता है। जिस काम को आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उसी काम को आपको बार बार बढ़िया तरीके से करना होता है कि आपकी स्किल वो बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में भी और प्रोफेशनल में भी कच्चा लालच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई मुझे ये बात पता है कि ये इंसान मेरे लिए ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकता है, तो आई एंगेज दैट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, इफ आई नो दिस फैक्ट कि वो अच्छे काम कर सकता है। अगर मुझे लगता है कि भाई ये आदमी मेरे लिए कोई और काम, ड्राफ्टिंग के अलावा कुछ और काम है कि कोर्ट्स में जाना और मतलब मिसलीनियस एप्लीकेशंस पे आर्ग्यू करना और कुछ चीजें ऐसी जो वो मेरे लिए कर सकता है, तो मैं उसको उस काम के लिए एंगेज करूंगा और मुझे पैसे दूंगा। ये बात टोटली मटीरियल है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लो कि 50,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे उन लोगों को 15-15 हजार भी देने पड़े ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है मेरा। वो क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा पैसा देके जाएगी। क्योंकि अभी आप अपनी स्किल को एक जगह पे फोकस कर रहे हो। हाँ, आप जो भी ड्राफ्ट बन रहा है उसको रेगुलर चेक करो, किस तरीके से बन रहा है, उसके अंदर किस किस तरीके की ऑल्टरेशन करनी है, वो सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आप उन चीजों को चेक करो, लेकिन जो इंसान जिस काम में अच्छा है आपको उसी काम के लिए एंगेज करो और अपने फोकस को लिमिटेड रखो। आप अपना नेटवर्क बिल्डअप करो, लोगों से ज्यादा मिलो, जो काम जिस चीज में, जो व्यक्ति जिस चीज में अच्छा है उसको वो काम दो, और जिन भी लोगों को आप एंगेज करते हो हमेशा उनको प्रमोट करो कि आप अपना काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। जी, मेरे जो सीनियर थे तो उनके पास मैं जाता था तो वो मुझे हमेशा याद बोलते थे कि तू कब तक मेरा दिमाग खाएगा, यहाँ से जाएगा कब, तू कितनी तारीख को जाएगा। अच्छा, तो वो मुझे हमेशा इस चीज के लिए प्रमोट करते थे कि आपको अपना काम करना चाहिए। और ऐसे ही मैं और लोगों को भी यही बोलता हूँ, आप जब आप पहले दिन से लॉ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो आप अपने काम को ज्यादा प्रेफर दें हमेशा। मतलब अपने काम को, मतलब सीनियर के काम को तो प्रेफरेंस देनी है, लेकिन अपने काम को इकट्ठा करने की प्रेफरेंस भी दें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपको 3-4 साल 5 साल हो जाएंगे किसी सीनियर के साथ, वैसे तो मैं नहीं प्रेफर करता कि आपको 5-6 साल तक सीनियर के साथ रहना चाहिए। आप जो भी चीजें सीखते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अपने ही केस पे सारी चीजें सीखते हैं। आप सीनियर के केस पे सारी चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि सीनियर आपको हर जगह पे अलाउ नहीं करेंगे आर्ग्यू करने के लिए। क्योंकि अगर आपका कोई सीनियर है जिसको केस आर्ग्यू करने के 10 लाख रुपए दे रखे हैं, तो वो आपको वहां पे जाके अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट भी अलाउ नहीं करेगा आपको आर्ग्यू करने के लिए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। बाकी एक चीज और है जो इसके अंदर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो ये है कि जो जूनियर्स हैं उनके साथ हैरेसमेंट होना, उनको मतलब गलत तरीके से ट्रीट करना, या उनको मतलब सही तरह से पैसे ना देना, तो इस तरीके की चीज़ों को भी, अगर आपके पास कोई जूनियर है, या जूनियर तो नहीं कहूँगा, जो आपके साथ एसोसिएट लोग हैं, इनके साथ आप इस तरीके का कभी भी ट्रीटमेंट ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बार में एक इमेज होगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। कुछ सीनियर्स हैं जो करते हैं, वो कर सकते हैं, वो इसलिए करते हैं, वो कर सकते हैं, वो मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से वो कर सकते हैं। सो वेदांत भाई, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कॉमन लोगों के पैसे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तो मेंटली भी परेशान रहते हैं, नॉट श्योर कि वो पैसे निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे। तो आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, ओपिनियन ये रहेगा कि अगर किसी से भी आपको रिकवर करना है ना पैसा, और अगर मान लीजिए आपके पास चेक है किसी का जिसने आपको चेक दे रखा है, हाँ, तो आपने इस चीज का बिल्कुल भी वेट मत करिए कि वो आपको एश्योरेंस दे रहा है कि मैं इतने दिन में पैसे दे दूंगा या इतने दिन में पैसे दे दूंगा, तो आप इस चीज का बिल्कुल वेट मत करिए। आप चेक जो है बैंक में डाल दीजिए। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप इस चीज का वेट भी मत करिए कि आपको केस फाइल कब लेट करेंगे, या फिर अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट में रेमेडी नहीं लेते या रिकवरी सूट में रेमेडी लेते हैं, तो इस चीज का भी आप वेट मत करिए। आप जल्दी से जल्दी चेक को कोर्ट में डाल दीजिए। कोर्ट में चेक डालने के बाद पार्टी को कोर्ट में बुला लीजिए। अच्छा, अब अगर उसको सेटल करना होगा
तो वो कोर्ट में आके भी सेटल कर सकता है। हाँ, पहली बात, अगर उसको सेटल नहीं करना होगा तो वो बाहर भी सेटल नहीं करेगा, और बाहर ना सेटल करने से टाइम इतना ज़्यादा वो एक्सपैंड हो जाएगा कि आपका जो सिविल सूट फाइल करने का, जो रिकवरी सूट फाइल करने की लिमिटेशन है जो कि 3 साल है, वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका जो पैसा होगा वो बिल्कुल डेड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरे मतलब हमारे पास लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए के केसेस ऐसे हैं, रिकवरी सूट्स हैं जो कुछ कॉर्पोरेट्स के भी हैं, जिसके अंदर की पैसा पूरी तरह से मर चुका है। कोई छोटे मोटे कोई लेमैन का पैसा नहीं मरा है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने सुना होगा ऑल सीजन्स, जिसका संजय दत्त ऐड करते हैं, विस्की का ब्रांड है। उस कंपनी के एक बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन पे के व्यक्ति का एक बहुत बड़ा अमाउंट एक दूसरे बंदे ने लिया, किसी वजह से लिया था, और उसने उसको वो गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं करे। ठीक है। और उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो फंस गया। फंसने के बाद उसने क्या करा, अपने एड्रेस को चेंज कर दिया। अच्छा। मैं दूसरा आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। कुछ सीनियर सिटीजन हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो मेरे क्लाइंट ही हैं। उनसे लगभग 55 या 60 लाख रुपए किसी एक इंसान ने लिए। उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको एक बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको उसमें से प्रॉफिट देता रहूंगा। उसने क्या करा, 2 महीने तक तो उनको प्रॉफिट दिया, उसके बाद उसने सिर्फ दी गोली। और वो करते 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 टाइम उसने इतना लैप्स कर दिया, उसके बाद क्या करा उसने, वो अपनी जगह को छोड़ के वहां से भाग गया। अच्छा। अब होता क्या है कि इस तरीके के केसेस में पुलिस कंप्लेंट जल्दी से रजिस्टर नहीं करती। 420 मतलब चीटिंग की, बीएनएस का सेक्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन आईपीसी के 420 सेक्शन, जो चीटिंग का जो सेक्शन होता है, उसके अंदर पुलिस इतनी जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, वो कोई पुलिस ऑफिशियल्स होंगे, अगर आपके यहाँ पॉडकास्ट में आएंगे उनसे पूछना, मुझे नहीं पता। तो पुलिस नहीं करती, तो वो सीनियर सिटीजन है, वो आज तक सफर कर रहे हैं कोर्ट में आके। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने पर्सनली ऐसे देखा है, जिसके अंदर की लोगों का बहुत सारा पैसा होता है, वो डूब जाता है। जो बेटर ऑप्शन क्या होता है, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी आपके पास मान लीजिए चेक है कोई, तो आप उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट में डाल दीजिए। डालने के बाद केस फाइल करिए, केस फाइल करने के बाद पार्टी को कोर्ट में आने दीजिए जी। आने के बाद तो कोर्ट में सेटल हो ही जाएगा, अगर वो सेटल होना होगा तो कोई बात नहीं। अगर मीडिएशन में हम टर्म्स लगाते हैं, भाई इतने टाइम में आप पैसे दे देना, मतलब कुछ टाइम पीरियड है, मतलब कि आप इतने टाइम में आपको देना पड़ेगा, तो आप वो कोर्ट में भी सेटल कर सकते हैं। तो इस चीज का वेट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो एक्यूज होता है वो उसको दूसरे व्यक्ति को गुमराह करता है, गुमराह करने के बाद वो भाग जाता है उस जगह से और आपका पैसा मर जाता है। अच्छा। तो इस चीज के लिए आपको बहुत विजिलेंट रहना जरूरी है। आप इस चीज का लालच मत करिए कि मुझे एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको फीस देनी पड़ेगी तो फीस के लिए आपको बड़ा अमाउंट भी तो मिल पा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जी, वो भी तो मिल पा रहा है। सो कंज्यूमर को एक्शन लेना ही पड़ेगा अपने बिहाफ पे, कंप्लेनेंट को एक्शन। हाँ। सो वेदांत भाई, एडवोकेट को अपनी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? दिस इज द मेन क्वेश्चन। देखिए, आपने ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स देखी होंगी कि एडवोकेट से एक दिन का 1 करोड़ भी कमाते हैं, 2 करोड़ भी कमाते हैं, है ना। तो अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, जनरली आपने सुना होगा, हाई कोर्ट्स में भी कुछ मतलब फीस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप हर जगह के ना शाहरुख खान और सलमान खान को देख के अपने प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते जी। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टार लेवल के एडवोकेट्स हैं, वो इतना पैसा इसलिए कमाते हैं, सबसे पहली बात कि उनको पैसा देने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जो उनको पैसा देते हैं। आपको डायरेक्ट इतने बड़ा कॉर्पोरेट, आप रिलायंस का केस नहीं करेंगे, सीधा जीएमआर का केस नहीं करेंगे, टाटा का केस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको के पास स्टार्टिंग में काम कहां से आएगा? आपको इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम पास्ट 6 और 7 ईयर और 10 ईयर्स, और मैं बड़ा मतलब जो है अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा अपना नाम बना लूंगा, ऐसे नहीं होता। जो आप कभी भी काम स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा और हमेशा ट्रायल कोर्ट से काम स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करो फिर ट्रायल में आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ट्रायल कोर्ट से ही काम स्टार्ट करना चाहिए। जिस एडवोकेट को एविडेंस करना नहीं आता तो उसको मेरे नज़र में, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर एडवोकेट्स ऑल्सो, उसको ठीक तरह से वकालत करनी नहीं आती जी। मैं ऐसे एडवोकेट्स को जानता हूं जो 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आज तक भी ट्रायल नहीं करना आता। अच्छा। उनको एविडेंस क्रॉस नहीं करना आता, उनको क्वेश्चन नहीं पूछना आता, विटनेस से क्या क्वेश्चन पूछना है, अगर पूछा भी तो वो इतना गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उनके अगेंस्ट ही जो है केस चला जाता है। तो व्हाई दिस इज द लाइक कॉज? वो इस वजह से होता है कि वो एक तरीके का डिलेमा में जी रहे होते हैं। मतलब जनरली जैसे जो यंग होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके पास काम स्टार्टिंग में आएगा कहाँ से। जब भी मैं काम स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कहां से काम आएगा? मेरे पास मेरे एरिया के डिस्ट्रिक्ट से काम आएगा, मेरे आसपास के लोगों से काम आएगा। जब वो केस तैयार होगा नीचे, जब मैं उसकी एविडेंस करूंगा, वही काम, अगर मुझे सजा होती है तो वही काम मेरे को आगे अपील में मिलेगा, ठीक है। अपील में मिलेगा, नहीं तो अगर मेरे को एक्विटल होता हूं, अगर दूसरी पार्टी अपील में जाती तो मेरे को वहां पे ऊपर जाने का मौका मिलेगा। वहां से कोई केस डिसमिस होता है तो मुझे उसको आगे अपील करने का मौका वहीं से मिलेगा। अगर आप इस इल्यूजन में है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे या फिर हाई कोर्ट में सीधा प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे
मुझे नहीं लगता कि आप एक पूर्ण रूप से एक मजबूत वकील बन पाएंगे। आप जितने भी अच्छे एडवोकेट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और जो बहुत बड़े लेवल पे मतलब फी चार्ज करते हैं, वो कोई डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स नहीं है सारे। डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट एक अलग तरीके की कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स होता है जिनको कोर्ट जो है डेजिग्नेट करता है। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी को डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनना जरूरी है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स नहीं है वो फीस कम चार्ज करते हैं। फीस जो होती है वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे, आपकी इंटीग्रिटी पे और आपकी स्किल के ऊपर। आप उसके बेसिस पे फीस चार्ज करते हैं। मैं ऐसे एडवोकेट जानता हूं जो बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू करने के जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लिए हुए हैं। अच्छा। और जो कि डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स नहीं है। तो आप इस दिमाग में इस पॉइंट को हटा दीजिए कि आपको डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट होना जरूरी है अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने। आपको जरूरी क्या है कि आपको सही तरीके से ट्रायल सीखना जरूरी है। आपको आर्ग्यू करना ठीक से आना चाहिए और आपको कोर्ट में एक सही डेकोरम में काम करना आपको आना चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रोफेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके अंदर करेज होना चाहिए कि अगर आपके क्लाइंट के साथ गलत हुआ है तो आप अपनी वॉइस को रेज कर सकें कोर्ट के अंदर, जो कि लॉ की बाउंड्रीज में हो, कोई लॉस की बाउंड्री से बाहर ना हो, और अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को बेस्ट इंटरेस्ट में मतलब जो है उसको डिफेंड कर सके। कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर किसी को कुछ भी एडवाइस चाहिए हो, साथ में यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन है और फोन नंबर भी, अगर आपको किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए हो जो कि आपको जनरल पब्लिक को नहीं मिलती है। एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी एडवोकेट कि कंज्यूमर जो है, जो भी कस्टमर है या फिर जो भी क्लाइंट है, वो अवेयर रहे चीजों के लिए। सो दिस इज ओपन फॉर्म टू दैट। एंड थैंक यू सो मच वेदांत भाई आज के पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।